नाम हु यूं एक नॉवेलिस्ट है जो एक लाइट नोवेल लिखता है जिसमें कहानी का विलन एक दिन मरने के लिए डेस्टिन्ड होता है। अपने नॉवेल का अंतिम चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उसे किसी तरह का लेटर मिलता है जो उसे उसकी अपनी स्टोरी में उसी विलन के बॉडी में ट्रांसफर कर देता है जिसका ट्रेजिक फेट उसने खुद लिखा था। नाम हु यूं खुद को एक बेड पर लेटा हुआ पाता है। वह अपने सराउंडिंग्स के बारे में बिल्कुल अनजान है और यहाँ तक कि उसका शरीर भी अलग फील होता है। जब वह मिरर के पास जाता है और खुद को देखता है तो उसे कुछ डिस्टर्बिंग फेमिलियर फीचर्स नजर आते हैं, जैसे वो डरावने रेड हेयर, वो कनिंग फेस और वो नैरो आईज जो हर इमोशन को छुपा लेती हैं। तभी उसे एकदम से रियलाइजेशन होता है उसने किसी और के बॉडी पर कब्जा कर लिया है और वह व्यक्ति है आर्सन एडेल, जो उसके नॉवल का सबसे पावरफुल विलन है। चिंता की बात यह है कि वो एम्पायर के सबसे ग्रैंड फैमिलीज में से एक से है, लेकिन वो 6 स्पेशल फैमिलीज की वजह से डिस्ग्रेस में आ गए जिन्होंने मिलकर उन्हें नीचे गिराया। इस कॉन्टेक्स्ट में ये बिल्कुल क्लियर है कि एडेल ने विलन का रास्ता क्यों चुना। उसने उन फैमिलीज से बदला लेने की कोशिश की जिन्होंने उसके अपने परिवार को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन वो बैडली फेल हो गया। यही वजह थी कि ओरिजिनल एडेल ने अपने क्रिएटर को बुलाया। कुछ ही दिनों में एडेल को उन 6 फैमिलीज के नाइट्स के हाथों एक ह्यूमिलिएटिंग मौत मरनी थी। खास बात यह है कि एडेल नॉवल के मोस्ट टैलेंटेड कैरेक्टर्स में से एक है, इतना कि उसकी एबिलिटीज मेन कैरेक्टर्स को भी सरपास करती हैं। लेकिन विलन चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, हुयम ने कहानी को ऐसे लिखा है कि वो कभी भी मेन कैरेक्टर को हरा नहीं सकता। और इससे भी बुरी बात, वो फिलहाल अपने माइंड का भी यूज नहीं कर सकता। असल में उसे इस वर्ल्ड में लाने वाला एक लेटर है जो ओरिजिनल एडेल ने उसके लिए छोड़ा था। हुयम को उम्मीद है कि इसमें कुछ हेल्पफुल क्लूज होंगे, लेकिन पेपर पूरी तरह ब्लैंक है, लिटरली एक भी वर्ड नहीं। फिर अचानक मैजिकली उस पर लेटर्स अपीयर होने लगते हैं। जो फ्रेज पॉप होता है वो एक मैसेज है एडेल से उसके क्रिएटर के लिए। अगर हुयम जानना चाहता है कि इस बॉडी की पावर्स कैसे यूज करनी है तो उसे बस येस या नो में आंसर देना होगा। ऑब्वियसली हुयम फिर से गुस्से में कर्ज करता है। वो सच में एडेल से डायरेक्टली बात कर रहा है, वही जिसने उसे इस मेस में डाला। पेपर फिर इंसिस्ट करता है कि वो जवाब दे। अंत में वह हार मानकर यस कहता है। अब जब वो ऑन बोर्ड है, एडेल एक्सप्लेन करता है कि वह पेपर के जरिए किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है। इसके बाद हुयम पूछता है माना का यूज कैसे करें और एडेल की स्पेशल पावर्स कैसे एक्टिवेट करें। ये पूछने पर कोई कॉस्ट नहीं है, एडेल सिंपली नॉलेज उसके माइंड में इम्प्रिंट कर देता है। जैसे ही ये होता है, हुयम अपने शरीर में मना का फ्लो महसूस करता है। एडेल की पहली एबिलिटी है डार्कनेस, जो किसी की 5 सेंसेस को छीन सकती है। अगली है एक ऑरा जिसका नाम है विल टू किल, जिससे वो लोगों को कंट्रोल कर सकता है। जब हुयम इसे एक्टिवेट करता है तो वो इफेक्ट महसूस करता है। कम से कम अब वो ऑर्डिनरी लोगों को कंट्रोल कर सकता है। आखिरी मेजर एबिलिटी है पोजीशन स्वैप, जिससे वो अपनी चॉइस के किसी भी ऑब्जेक्ट से जगह बदल सकता है। टेस्ट करने के लिए वह पास के आर्मर के सूट से स्वैप करता है। जैसे ही वह इसे एक्टिवेट करता है वो वैनिश हो जाता है और आर्मर सूट वहां अपीयर होता है। स्वैप सक्सेसफुल होता है, लेकिन वह स्मूथली लैंड नहीं करता। लगता है उसे और प्रैक्टिस की जरूरत है। उधर नाइट्स का एक ग्रुप सीधे उसकी मैंशन की ओर मार्च कर रहा है, रेडी टू क्लेम हिज लाइफ। वे नाइट्स लायन काउंटी की एस्टेट पहुंचते हैं। कैप्टन फेल्ट्स एडेल के सर्वेंट से सुनता है कि विलन अपने रूम में रेस्ट कर रहा है। वो कई दिनों से मूव तक नहीं कर रहा और अंदर से लॉक्ड है। फेल्ट्स और उसके लोग उसके कमरे में घुसते हैं और उसका सामना करते हैं। एक नाइट उस पर अटैक करने ही वाला था कि हुयम अपनी पावर एक्टिवेट करता है, सोर्ड हाथ में लेकर आगे बढ़ता है। उसका सरप्राइज अटैक एक क्लीन हिट होता है जिससे उसका ओपोनेंट वहीं मर जाता है। फेल्ट्स और उसके लोग शॉक में पीछे हटते हैं। खलनायक बस अगले व्यक्ति की प्रतीक्षा करता है जो उसके साथ खिलवाड़ करे। वह अभी भी अपनी संख्या के साथ कॉन्फिडेंट लगता है और अपने आदमियों को उस आदमी पर सीधे हमला करने का ऑर्डर देता है। फाइट शुरू होती है, लेकिन लापरवाही से उनका सामना करने के बजाय एडेल एक विंडो तोड़ता है और कूदता है। अपनी एबिलिटी का एक एक्सीलेंट प्रयोग करते हुए वह सबसे पहले सोर्ड को जमीन पर फेंकता है। फिर वह पोजीशन स्वैप एबिलिटी को एक्टिवेट करता है, ठीक समय पर खुद को सोर्ड से बदलने के लिए। इससे उसे फॉल डैमेज से निपटने और सेफली बचने की परमिशन मिलती है कि आगे केवल डेथ का वादा किया गया है। इसीलिए एरिया से भागने के बजाय वह डिमोनिक रीजन तक पहुंचने के लिए जंगल में गेट का यूज करने की योजना बनाता है। डिमोनिक रीजन को ह्यूमंस के खिलाफ वॉर के कारण हेवी डैमेज हुआ है, इसलिए वह उम्मीद कर रहा है कि जरूरत के समय वे उसकी मदद एक्सेप्ट करेंगे, भले ही वह खुद एक ह्यूमन है। हालांकि यह उसकी इनिशियल प्लान थी। फेल्ट और उसके नाइट्स पहले से ही यहाँ हैं और वे उसे ढूंढने के लिए तेजी से फैल रहे हैं। लकीली विलन अभी भी हिडन है, लेकिन वह गेट का एग्जैक्ट लोकेशन खोजने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। उसे एक रफ आइडिया है कि गेट कहाँ हो सकता है। वह एक ट्विग पर स्टेप करता है और तुरंत नॉइज के साथ अटेंशन अट्रैक्ट करता है। फेल्ट ने मैसिंग अराउंड बंद कर दिया है और अपने रास्ते में सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी इमेंस पावर लगा दी है। उसने आखिरकार अपने टारगेट का पता लगा लिया है,
जो हमारे लड़के के लिए बैड न्यूज है, स्पेशली जब से उसके पास यूज करने के लिए केवल 2 और स्वॉप्स हैं। उसकी प्रायोरिटी फाइटिंग के बजाय गेट को ढूंढना है, जो 100 गोल्ड कॉइन्स या एक रेयर रेलिक की कॉस्ट के साथ आता है। एक रैंक या हायर का क्लेम करते हुए राइटर एक्सट्रीमली अनॉयड है कि वह अपने लाइफ और डेथ ट्रायल के बीच में कुछ इस तरह की कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली फेल्ट का लेटेस्ट अटैक हमारे लड़के को कैच कर लेता है, जिसे उसके साथ ट्री में गिरा दिया जाता है। रूथलेस कैप्टन अपनी स्वॉर्ड प्रिपेयर करता है और सवाल करता है कि क्या क्रूअल विलेन ने सच में सोचा था कि अगर वह अपने लाइफ के लिए भाग जाए तो वह सरवाइव कर सकता है। उसके चेहरे पर एक टेरिफाइंग स्माइल बनाते हुए फेल्ट्स वादा करता है कि एडेल इंजर्ड होने के बावजूद आज अपने एंड को मीट करेगा। लड़का कॉन्फिडेंटली जवाब देता है कि वह किसी भी चीज के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, सिर्फ एक चीज जिसे वह सरवाइव करने के लिए डिटर्मिन्ड था, ये रियलाइज करते हुए कि वह वैसे भी अपने लाइफ के एज पर है। एडेल अपने एनिमी के खिलाफ लास्ट रिजॉर्ट यूज करने के लिए उठता है। एक छोटा बच्चा भाई फेल्ट्स को ये कहकर लिटरली अपना लाइफ एंड कर लेता है कि वह अपना प्रोफेशन चेंज करके नैनी बन जाए। हाँ, उसे पूरी तरह से एक्साइट होने से कूल डाउन करने के लिए कुछ सीरियस आइस की जरूरत होगी। कैप्टन अपने ब्लेड को अपने टारगेट पर कोल्डली पॉइंट करता है और अनाउंस करता है कि वह अब अपने ब्लेड के साथ रूथलेस होने में हेजिटेट नहीं करेगा। वह यह इंश्योर करने की प्लानिंग करता है कि स्वॉर्ड बच्चे के हार्ट में घुस जाए। फेल्ट्स लीथल स्ट्राइक करने के लिए मूव करता है। ये नहीं जानता कि ये वही मोमेंट है जिसका हमारे लड़के को वेट था। वह एडेल के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेशल नोट को निकालता है और फेल्ट की स्वॉर्ड के साथ उसका कांटेक्ट फोर्स करता है। शायद आप लोग समझ नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है। हमारा लड़का इतना स्मार्ट है कि उसने अपने राइवल की स्पेशल आर्टिफैक्ट का यूज अपने क्वेश्चन का आंसर जानने की प्राइस के रूप में किया। इससे उसका टारगेट अचीव होता है और फेल्ट का वेपन भी छीन लेता है। एडेल बहुत हैप्पी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इनकॉम्पिटेंट कैप्टन ने अपना चांस लूज कर दिया। विलन अपने स्पेशल गेट को फाइंड करने के लिए भाग जाता है और आखिरकार उस गेट का पता लगा लेता है, जो डार्क एनर्जी के रेड वाइन्स को इमिट करता है। एडेल ने अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया है, लेकिन ये लड़का फेल्ट्स एक कॉकरोच की तरह है। वह हमारे लड़के पर एक लॉग थ्रो करता है और जिस मोमेंट वह एडेल के हेड से कांटेक्ट करने वाला होता है, वह अपने फाइनल ट्रांसफर को एक्टिवेट कर देता है। किसी दिन फिर से कैप्टन को देखने का वादा करता है। उसे डिसअपॉइंटमेंट होती है कि उसका टारगेट डिमोनिक रीजन में एस्केप कर गया, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ डार्कनेस उसका इंतजार कर रहा है। कुछ समय बीत जाता है और हम एडेल को अपने आप बैठे और कुछ मीट च्यू करते हुए देखते हैं। वह सोचता है कि उसे गेट से सक्सेसफुली पास करने और डंजन में एंटर करने के बाद कितना टाइम हो गया है। ये डंजन असल में एक मैन मेड डंजन है जिसे किसी ने सीक्रेट डिमोनिक आर्ट्स का यूज करके बनाया। इस मैन मेड डंजन की मिस्टीरियस ओरिजिन के बारे में आगे कहा गया है कि स्टोन गार्डियन अपने आप में स्केरी लगता है और यहाँ तक कि एडेल को भी पता है कि यदि वह इसे चैलेंज करने के लिए बैरियर को क्रॉस करता है तो उसे लिटरली बिच स्लैप पड़ेगी, इसलिए वह ऐसा करने की कोशिश नहीं करेगा। एंड में स्पेशल नोट अपीयर होता है क्योंकि एडेल की ट्रू सोल राइटर के साथ कम्युनिकेट करती है और उसे मूल्य के नियमों में हेरफेर करने के लिए पेनल्टी की चेतावनी देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने फेल्ट की तलवार को सैक्रिफाइस के रूप में मजबूर करने की कोशिश की थी। ये ट्रिक अब इस बिंदु से आगे काम नहीं करेगी, लेकिन लेखक को भी लगता है कि यह पहले से ही मैडनेस है। वह इसका उपयोग करने में सक्षम था और उसे इसके लिए पनिश्ड भी नहीं किया जा रहा है। अचानक लेखक का ध्यान एक स्टोन की ओर जाता है जो दीवार पर अन्य पत्थरों से अलग दिखाई देता है। पत्थर के साथ बातचीत करते हुए उसे पता चलता है कि यह केवल एडेल की पावर्स की बदौलत है कि वह कुछ चीजों को महसूस करने में सक्षम है। एक वोकल आवाज उसे पत्थर के साथ बातचीत करते हुए जवाब देती है। बैरियर से बचकर भागने के लिए दूसरे रास्ते का उपयोग करने की प्लान बनाते हुए उसे एक स्टोन दिखाई देता है जो संभवतः स्टोन गार्डियन के शरीर से गिरा है। हालांकि यह एक स्टोन है, यह इस केस में उपयोगी साबित हो सकता है, जिससे उसकी पोजीशन ट्रांसफर कैपेबिलिटी एक्टिव हो जाती है। लेखक पत्थर के टुकड़े के साथ पोजीशन बदलता है और फंक्शन को एक्टिव करने की आवश्यकता के बिना सेफली बाहर निकलता है, लेकिन यह लड़का अपनी एक्साइटमेंट में इतना फंस गया है और मॉन्स्टर स्टोन ड्रैगन को भूल गया है जो बाहर था। क्रीचर उसके चेहरे पर रोर करता है और उसे केयरफुल रहने के लिए वार्निंग देता है। सीन मॉन्स्टर के पैलेस में कट जाता है जहां बेयर फैमिली का पेट्रियार्क क्री अपने सर्वेंट्स को काम में व्यस्त देख रहा है। वह कमेंट करता है कि यह संभवतः उसकी बेटी के रेड अटेम्प्ट के कारण है कि उसके लोग ओवरटाइम काम कर रहे हैं। क्री को नहीं पता कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। बात यह है कि अगर उसकी बेटी सक्सेसफुल होती है तो उसे सेटन में एंट्री का अधिकार दिया जाएगा, जिसे मॉम वाओ उसकी एज की लड़की के लिए ये वास्तव में एक ट्रैजिक बर्डन है। वैसे भी उसके फादर चिंतित हैं कि वह एक क्रूअल डीमन स्कूल में इधर उधर फेंकी जा सकती है। अचानक उनकी एक सर्वेंट उन्हें ट्रबल के बारे में बताने के लिए आती है। सीआईटी एक्सट्रीमली
फाइनली परेशान है कि वह अपने थॉट्स से परेशान था। सर्वेंट फियर में अपॉलॉजी मांगती है और अपने मास्टर को इन्फॉर्म करती है कि हिडन डोमेन में एक अननोन पर्सन की न्यूज़ है। उन्होंने डोर ओपनिंग पर्सन के कई एनर्जी सिग्नल्स डिटेक्ट किए हैं जो बहुत कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। साथ ही उनकी आइडेंटिटी अभी भी अननोन है। पर्सन के बारे में उन्हें केवल इतना पता है कि उन्होंने अंदर से डोर के फंक्शन के साथ इंटरैक्ट करने की कोशिश की थी। इससे डीमन पैट्रियार्क सोचने की स्थिति में आ जाता है। वह सोचता है कि क्या ह्यूमन को ग्रेट वॉर के दौरान डिमोनिक डोर के माध्यम से समन किया गया था, ये मानते हुए कि बग वैसे भी मर जाएगा। वह सोचता है कि अभी यह एक इनसिग्निफिकेंट मैटर अपनी वेलबींग के लिए वापस अंदर टेलीपोर्ट हो गया। मैन क्लियरली ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि एक वुल्फ उसे अलाइव खा जाएगा। क्रीचर उसे बाहर से स्टेयर कर रहा है, जबकि लेखक को एहसास होता है कि उसकी सिचुएशन कितनी बैड है। भले ही वह बैरियर से मुक्त हो जाए, यह उसे केवल सीरियस डेंजर में डालने वाला है। अचानक लेखक को यह रियलाइजेशन होता है कि वुल्फ क्रीचर स्टोन से बना है। इसका मतलब है कि उसकी एबिलिटी इस पर काम कर सकती है। पोजीशन ट्रांसफर को फिर से एक्टिव कर सकता है। वह टारगेट को बैरियर के बाहर स्टोन वुल्फ बनने के लिए फोर्स करता है। उसकी प्लान सरप्राइजिंगली सक्सेसफुली काम करती है। मॉन्स्टर को अंदर ट्रैप करती है और उसे बैरियर की पकड़ से फ्री कर देती है। वुल्फ को यह रियलाइज करने में थोड़ा टाइम लगता है कि वह अपने कई अटेम्प्ट्स के बावजूद अंदर फंस गया है। वह बैरियर को बाईपास करने में अनएबल है। एडेल इसके लिए एक रन बनाती है और बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करती है, जब अचानक ब्रदर एबिस के एक और क्रीपी क्रीचर से टकराता है। वह जल्दी से रियलाइज करता है कि उनकी लाइफलेस नेचर के कारण वह अपनी पावर्स का पूरी तरह से मिसयूज कर सकता है। आखिरकार हिडन डोमेन के फाइनल स्टेज पर पहुंचने के बाद एक वॉइस उसे फाइनल बैरियर तक पहुंचने के लिए कंग्रेचुलेट करती है। यही सरप्राइजिंगली वेलकमिंग है, खासकर एडेल जैसे ह्यूमन के लिए। लेखक का जजमेंट है कि यह बॉस रूम होना चाहिए और जो वह देखता है वह रियली हॉरिफाइंग है। ये एक डेथ नाइट ऑरा फार्मिंग है और अपने बॉडी से निकलने वाली पावर से अपने फ्लॉलेस आर्मर को शो कर रहा है। एडेल इसकी पावर की कंपैरिजन कैप्टन फेल्ट्स ब्रदर से करती है। वास्तव में डेथ नाइट के साथ इंटरैक्शन भी नहीं करता है और बॉस मॉन्स्टर के सेंटेंस कंप्लीट करने से पहले ही अपनी पोजीशन ट्रांसफर एबिलिटी का यूज स्पैम कर देता है। पुअर मैन बैरियर के अंदर फंस जाता है। एडेल आगे बढ़ता है और वह ट्रेजर बॉक्स पाता है जिसे वह ढूंढ रहा था। यह उसकी एक्सपेक्टेशन से ये भी वही फैमिली है जिसका नेतृत्व क्री करता है। ऑफ कोर्स ये रेवलेशन अकेले हमारे लड़के के एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट है। वह अपनी लक का टेस्ट करता है और भागने का रास्ता खोजने के लिए बॉक्स खोलता है। अब उसके लिए ओनली मॉन्स्टर रेल्म से बचना ही चिंता का विषय है, लेकिन उसके फियर से एक शैडोवी मिस्ट बॉक्स से निकलती है और उसके चेहरे पर हमला करती है। डार्क एनर्जी। उसके अंदर प्रवेश अंधेरे एनर्जी को संभालने में असमर्थ एडेल दर्द में दहाड़ता है, क्योंकि उसका ह्यूमन बॉडी अत्यधिक पीड़ा का अनुभव करता है। परिणाम एक क्रूर होता है, जिसका अर्थ है कि उसका सिर 1,00,000 टुकड़ों में फट गया। लेकिन क्लियरली ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वह बाद में उठता है और वह अभी भी ठीक है। उसकी आइज बदल गई है क्योंकि काले तरल ने उस पर हमला किया और उसे सुपरबाया की आंख दे दी। एक स्पेशल नेत्र, छाती का एक विशाल द्वार है। एडेल सोचता है कि उसे कैसे काम करना चाहिए, क्योंकि बाहर उसे पकड़ने के लिए ढेर सारी सेनाएं खड़ी होंगी। बाहर जाने से उसकी मृत्यु लगभग सुनिश्चित हो जाती है, इसलिए उसे कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। वह लाइट से भी तेजी से आत्मसमर्पण करने की संभावना के बारे में सोचता है, जो कि मजेदार है, लेकिन यह भी अभी काम नहीं करने वाला है। मुद्दा यह है कि वह आर्सन फैमिली से संबंधित है और जिस क्षण राक्षसों को उसके बारे में पता चलेगा वे उसे मार डालेंगे। इसलिए वह अपने गले पर प्रतीक चिन्ह को ढकने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे कि पहले के मृत्यु शूरवीर के लिए, भाई यहाँ अपनी तलवार को बाधा के खिलाफ फटकार रहा है और मुक्त होने की मांग कर रहा है। परेशान मृत्यु शूरवीर उसे सचेत करता है कि उसकी महारानी आ रही है, लेकिन निश्चित रूप से एडेल को पता नहीं है कि वह कौन है। इस समय उसे अंततः समझ में आया कि छिपे हुए डोमेन के चारों ओर रॉक बेड और झटके क्यों थे। एडेल की आत्मा उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बलिदान की मांग करती है। दुर्भाग्य से लेखक यहाँ मुश्किल में है, इसीलिए सोने या कलाकृतियों के साथ भुगतान करने के बजाय वह अपने मन के 100 अंक खर्च करता है, जो चीजों को संभालने का एक क्रूर तरीका है। अंत में उसके प्रश्न का उत्तर पता चलता है कि एडेल के सबसे करीबी व्यक्ति खुद रेनी है, जो भालू परिवार के राक्षसी कुलपति की सबसे छोटी बेटी है। हमारे लड़के को एक ओह बकवास का सामना करना पड़ता है। मैं फंस गया हूँ क्योंकि कोई रास्ता नहीं है कि वह उसे हरा सके। सुपरबाया की आंख, जिसे उसने चुरा लिया था, उसे प्रशिक्षण पूरा करने के लिए उसका इनाम माना जाता था, और हमारे लड़के ने सचमुच उपलब्धि चुरा ली क्योंकि उसे राक्षसी सेना में बहुत अधिकार मिला है। एडेल यह मान रही है कि वह पत्थर के अभिभावकों का सफाया करने जा रही है और उसके सामने प्रकट होगी। ठीक वैसा ही होता है जब रेनी छिपे हुए डोमेन को पूरा कर लिया और योग्य बन गया, लेकिन राक्षसी राजकुमारी वास्तव में नाराज है और उसे इसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है। वह यह जानते हुए भी कि वह यहाँ मर सकता है, लेखक उससे झूठ बोलता है कि वह उसके पिता द्वारा नियुक्त उसका अंगरक्षक होना चाहिए। वह इस बात से भी खुश है कि वह अभी तक सुपरबाया की आंख के उसके कब्जे को नहीं पहचान पाई है। उसके सामने
कीड़ों की अविश्वासपूर्ण आंखें होना, वह एक अंगरक्षक होने के कारण दयनीय रूप से कमजोर दिखने के लिए उसे ताना मारती है। एडेल इस बात पर जोर देती है कि वह अपने रूप के बावजूद वास्तव में काफी सक्षम है और वह इस बैठक के प्रति धीरे धीरे आशावादी हो रहा है। वह अपना ब्लेड नीचे करती है और उसका विश्वास जीतने के प्रयास में हंसती है। एडेल अपनी तलवार के साथ स्थिति बदलती है और उसकी आंखों के सामने प्रकट होकर रेनी को चौंका देती है। हालांकि वह उस पर हमला करने के लिए कुछ नहीं करती है और केवल यह पूछती है, भगवान? एडेल ने उसे यह भी बताया कि वह अन्य कर्तव्यों का ध्यान रखने जा रहा है जो उसे उसके पिता ने अंदर सौंपा है। वह जानता है कि उसे जल्दी करना है और फज को बाहर निकालना है, अन्यथा वह बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार वह दरवाजा खोलता है, जिससे रेनी अपने पिता को देखकर चौंक जाती है। वह उम्मीद नहीं कर रही थी कि वह अपने आदमियों के साथ यहाँ होगा। पूरी स्थिति से चिंतित क्री को मानव में रुचि दिखाई देती है। इस बीच हमारा लड़का यहाँ अपने अस्तित्व पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि अब उसे अपने पिता को भी बेवकूफ बनाने के लिए एक बहाना ढूंढना होगा। अगर उन्हें पता चलता है कि उसने क्या किया है तो उसे मौके पर ही मार दिया जाएगा। लेकिन किसी कारण से क्री ने अभी तक एक उंगली भी नहीं उठाई है। अपनी बेटी से क्रीन्स और पूछता है कि क्या उसने डोमेन को मंजूरी दे दी है। इसकी पुष्टि करने के बाद कुलपति मानव से उसके पीछे चलने का अनुरोध करता है, ये न जानते हुए कि उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है। लेखक सोचता है कि क्या होने वाला है। बाकी सभी लोग अपने क्वार्टर में वापस लौट जाते हैं, खुश होते हैं कि उसे भागने का मौका दिया जा रहा है। एडेल अंदर जश्न मना रही है, जब तक उसे यह एहसास नहीं हो जाता कि उसके कार्यालय में आदेशों की अवहेलना करने की कोशिश करने की स्थिति में गार्ड उसकी पीठ पर गुप्त रूप से नजर रख रहे हैं। क्री अपनी बेटी से मिलता है और इस बात पर जोर देता है कि रेनी ने अंतिम कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, लेकिन वह अभी भी चाहता है कि वह प्रशिक्षण स्कूल में प्रवेश करने के अपने निर्णय के बारे में सुनिश्चित हो। रेनी जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और हाँ में जवाब देती है। क्री एक पल के लिए चुप हो जाती है और फिर पुरस्कार चरण में मिले मानव के बारे में पूछती है, याद करती है कि कैसे उसने उसे अपनी शक्तियों से चौंका दिया था। रेनी पुष्टि करती है कि वह एक मजबूत व्यक्ति है। इससे कुलपति के कान प्रसन्न होते हैं और वह रहस्यमय मानव के बारे में उत्सुक हो जाता है। वह अपनी बेटी के शैतान स्कूल में प्रवेश को मंजूरी देकर अपनी चर्चा का समापन करता है। जहां तक क्रीब्रो की बात है तो वह अपनी बेटी के बारे में सोच भी नहीं रहा है। वह उस ह्यूमन से अधिक प्रभावित है जिसने डोमेन में प्रवेश किया और इसे अपने आप साफ कर दिया। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं कि उसने सुपरबाया की आंख का दावा किया था। और हाँ, यह मूल रूप से पुष्टि करता है कि वह हमारे लड़के के पास होने के बारे में जानता है। अंत में रेनी की राय सबसे आश्वस्त करने वाली पुष्टि है। वह इन सभी कारकों को प्राप्त कर सकता है जो एक बात की ओर इशारा करते हैं, वह ह्यूमन को अपने लाभ के लिए यूज कर सकता है। जबकि यह हो रहा है, अनजान लेखक सोच रहा है कि आखिर उसे उनके खत्म होने का कितना टाइम तक इंतजार करना होगा। अंत में ह्यूमन को कुलपति के रूम का रास्ता बताया जाता है। वह क्री के सामने आता है जो उसे एक खतरनाक निगाह से देखती है। एडेल पहले से ही डरी हुई है कि आगे क्या होने वाला है और सोच रही है कि डीमन कुलपति इससे कैसे निपटेगा। वह पूछता है कि क्री ने उसे जीने की अनुमति क्यों दी। कुलपति उसे एक प्रभावशाली हद तक अपनी बेटी को मूर्ख बनाने की हिम्मत करने के लिए कोसने से पहले उसके चेहरे पर एक स्माइल उकेरता है। साथ ही वह एडेल को मजबूर होकर उसके सामने झुकने के लिए एक अत्यधिक ऑरा डालता है। उसे पता चलता है कि कुलपति ह्यूमन को मारने का इरादा नहीं रखता है, जो एक ऑब्जर्वेशन है जो क्री को मनोरंजक लगता है। परिवार के संबंध कुलपति फिर ह्यूमन के शरीर में हेरफेर करने के लिए अपने डीमन बल का यूज करता है। इस बिंदु पर हमारा लड़का वास्तव में इस बात से अनजान है कि यह आदमी वास्तव में उससे क्या चाहता है। क्री उसे अपना माउथ खोलने का आदेश देती है। वह फिर से रुक जाता है। डीमन कुलपति साझा करता है कि उसे बस इतना करना है कि वह अपनी बेटी को जो कहानी बता रहा था उसे जारी रखें। जबकि ये हो रहा है, एक अंधेरी एनर्जी हमारे लड़के के मुंह में प्रवेश करती है और उसे अंदर से बाहर तक घुटन देती है। क्री उसे याद दिलाती है यदि उसने कभी उन्हें धोखा देने की कोशिश की। एडेल यहाँ उसके शब्दों पर घुट रही है, जबकि क्री लापरवाही से उसे बताती है कि वह बाद में रहने के लिए उसे एक अच्छी जगह देने जा रहा है। एक तरफा एनकाउंटर एडेल के साथ समाप्त होती है। अगले सीन में शब्द खोने के साथ उसे रहने के लिए नया क्वार्टर दिखाया जाता है। दुर्भाग्य से एडेल के पास स्वीकृति जो उसके लक्ष्यों के संबंध में लंबे समय में उसके लिए अनुकूल हो सकती है। आदमी को अपने शरीर के अंदर के पॉइजन के बारे में कुछ करना होगा। अपनी स्थिति ट्रांसफर क्षमता का चतुराई से यूज करना होगा। एडेल निर्जीव पॉइजन को उसके शरीर से बाहर निकाल देती है। वह सोच भी नहीं सकता कि अगर उसके शरीर से कुछ और टेलीपोर्ट किया गया होता तो क्या भयावहता होती। वैसे भी एडेल जहरीले प्राणी को मारना नहीं चाहती, ये जानते हुए कि यह डीमन कुलपति को सतर्क कर देगा। प्राणी जाग जाता है क्योंकि उसकी माना सप्लाई काट दी गई थी। अंततः एडेल अपने बिस्तर पर गिर जाता है, यह जानते हुए कि अब उसे पॉइजन से कोई खतरा नहीं है। छोटा प्राणी उसके बगल में झपकी ले रहा है। वह सोने के कगार पर था जब स्थिति विंडो खुलती है, जो उसे उसकी कैपेबिलिटीज में अपग्रेड के बारे में चेतावनी देती है। स्थिति ट्रांसफर लेवल 2 तक पहुंच गया, लेकिन माना की लागत बहुत अधिक है।
एडेल सोचती है कि अब तक हमारे लड़के की योजना यह है कि वह पिछले 3 दिनों से उस पर नजर रख रहा है। भाई असल लाइफ में भूत बन रहा है। उसकी स्थिति कितनी खराब है। लेखक मानता है कि उसका व्यक्तित्व उज्जवल रहा होगा, लेकिन अपनी माँ को खोने के कारण वह निर्दयी और दूर दूर रहने लगी है। यहाँ तक कि लेखक को भी उसके साथ जो हुआ उसके लिए दुख होता है। कुलपति के सेवक एडेल और रेनी दोनों को बुलाते हैं क्योंकि क्री ने उन्हें बुलाया है। एडेल को लगता है कि यह रेने के शैतान के डीमन स्कूल में प्रवेश के बारे में होना चाहिए। बेशक छिपे हुए डोमेन को सफलतापूर्वक साफ करने की उसकी उपलब्धि के बावजूद शैतान दूसरे लेवल पर था। क्री अपनी बेटी को बताता है कि कुछ टाइम बाद उसकी मृत्यु तय है और यदि ऐसा हुआ तो वह कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगी। इससे रेनी को निराशा और उदासी का माहौल मिलता है। इस बीच एडेल यहाँ एक माता पिता बेटी की बातचीत के लिए तीसरे पहिए की तरह महसूस कर रही है, अपने स्वयं के लक्ष्यों को रौंद कर सिर्फ हमारे लड़के से दूर हो जाना। शैतान के बारे में बात यह है कि यह एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां कई डीमन क्षेत्रों के होनहार उत्तराधिकारी इकट्ठा होते हैं। वे लगातार मुख्य पात्रों के रॉयल स्कूल के साथ संघर्ष का अनुभव कर रहे हैं और मूल कहानी में रेनी को संघर्ष के कारण अपनी मौत का सामना करना पड़ा था। ये ग्रह पर सबसे खराब स्थान है क्योंकि मृत्यु हमेशा वहां के डीमंस के लिए टाइम की बात है। इसके बावजूद रेनी एडेल के लिए वहां जाने के लिए तैयार है। उसे लगता है कि यह उसके लिए अपनी जनशक्ति और अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। आखिरकार चूंकि वह लेखक है, वह कहानी की घटनाओं के बारे में जानता है जो स्कूल में घटित होंगी। अपनी गोली मारते हुए एडेल जाने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन उसके पास एक फाइनल रिक्वेस्ट है। लेखक मन से संबंधित कुछ रिक्वेस्ट करता है जिसे डीमन कुलपति मनोरंजक पाता है क्योंकि उसने सोचा था कि ह्यूमन पॉइजन से बाहर निकलने का प्रयास करेगा। अच्छी बात यह है कि कुलपति उसे माना के लिए पेश करेंगे। क्री ने खुलासा किया कि यह स्पेशल खजाना उसके परिवार की विरासत का हिस्सा है, इसलिए वह इस मामले को गोपनीय रखना चाहता है। यह समझते हुए कि ह्यूमन का माना मूल रूप से महत्वहीन है, डीमन कुलपति उसे एक शक्ति उधार देने के लिए तैयार है जो उसकी बेटी की खातिर जीवित रहने में उसकी मदद करेगी। क्री अपनी राक्षसी एनर्जी को चैनल करता है और घोषणा करता है कि वह ह्यूमंस को उनके परिवार की फार्मिंग तकनीक सिखाएगा, जो एडेल की उम्मीदों को चकित करता है और उसे अंदर तक झकझोर देता है। डीमन कुलपति ह्यूमन पर राक्षसों की शक्तियों को प्रदान करने के लिए डीमन भगवान की सहायता का अनुरोध करता है। कल्ट का जाप समाप्त हो जाता है और उसका शरीर बैंगनी राक्षसी एनर्जी से भड़क जाता है। कुलपति के चेहरे पर मुस्कान बनती है जो प्रभावित होता है कि हमारे लड़के की मानसिक दृढ़ता प्रभावशाली है, जिसने शक्ति बढ़ाने के बाद भी अपनी विवेक को बनाए रखा है। एडेल को पता चलता है कि उसकी फार्मिंग तकनीक उसे सीधे डीमन भगवान के माध्यम से मना प्राप्त करने में ह्यूमन अज्ञानता का दिखावा करने का प्रयास करती है। डीमन कुलपति इस बात पर जोर देता है कि वह ह्यूमन की ओर से आने वाली किसी भी बीट्रेयल की योजना के बारे में चिंतित नहीं है। आखिरकार पॉइजन कीड़ा सब कुछ संभाल लेगा यदि वह वास्तव में एक स्पाई निकला। लेखक यह जानकर आश्चर्यचकित है कि आधा डीमन परिवार 7 डेडली सिंस से जुड़ा हुआ है। भले ही लेखक के रूप में उन्होंने मूल कहानी में इसे कभी शामिल नहीं किया। क्री उसे छोड़ने के लिए कहता है और अगले सीन में हम अपने लड़के को जंगल में अकेले ध्यान करते हुए देखते हैं। उसका मानना है कि यह स्थान उसके लिए अपनी शक्तियों का अभ्यास करने के लिए उपयुक्त होना चाहिए, खासकर जब माइंड कंट्रोल से बाहर हो जाता है। सामान्य ध्यान शांत और पीसफुल लगता है। ठीक है, इस लड़के के लिए नहीं, वह डीमन भगवान की मदद मांगने के लिए परेशान हो रहा है, ये सोचकर कि वह इसके बाद कभी भी ह्यूमन माइंड का यूज नहीं कर पाएगा। अभी भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और उसे अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ना है। मुझे आश्चर्य है कि एडेल एक ही समय में कितना तेज और स्लो है। वह यहाँ डीमन भगवान से पूछ रहा है कि क्या वह वास्तव में इस दुनिया में राक्षसों को नियंत्रित करने वाली यूनिट है। इस भगवान को प्राइड के देवता के रूप में जाना जाता है। एडेल पूछती है कि क्या वह इस एक्सपीरियंस से बचने जा रहा है। डीमन भगवान इस बात पर जोर देते हैं कि वह पहले से ही मर चुका होगा यदि वह ऐसा चाहता, लेकिन अजीब तरह से यह उसे मारने का ऑप्शन नहीं चुनता है क्योंकि किसी कारण से यह उसके साथ रिश्तेदारी की एक अस्पष्ट भावना महसूस करता है। यही कारण है कि यह ह्यूमंस को प्राइड का निशान देकर उनकी मदद करने के लिए तैयार है। यह प्रतीक चिन्ह प्राइड के देवता की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि देवता उसे चेतावनी देते हैं कि ऐसी शक्तियों के लिए अपना पेशेंस न खोएं क्योंकि वे उसे पागल बना देंगे। एडेल ने अब एक भगवान की शक्ति प्राप्त कर ली है। इस नारकीय डिमेंशन में जीवित रहने की उसकी संभावना बढ़ रही है। इस बिंदु पर उसे लगता है कि उसका पूरा शरीर निशान और टैटू से ढक जाएगा। वह डार्क प्रीस्ट शब्द बुदबुदाती है जो उसके सिर के ठीक ऊपर से उड़कर 1 महीने आगे बढ़ जाता है। एडेल लगातार ट्रेनिंग ले रहा है और ट्रेनिंग की इस छोटी अवधि में उसकी माना सप्लाई
3 गुनी हो गई है। उसे संदेह है कि उसके पास इतना माना जमा हो जाएगा कि वह कुछ वर्षों में ह्यूमन क्षेत्र के सभी 6 हाउसेस के उत्तराधिकारियों को पार कर जाएगा। अपनी वर्तमान स्थिति में वह आसानी से बिना टेलीपोर्ट किए छिपे हुए डोमेन को जीत सकता है। इसके अलावा भाई सवाल कर रहा है कि रेनी अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए ट्रेनिंग मैदान के बजाय अपने घर के सामने क्यों ट्रेनिंग ले रही है। वह उससे भिड़ने का फैसला करता है। शुक्र है कि रेनी उससे पहले की तरह जिद करके नहीं बच रही है। एडेल सोचता है कि लड़की शायद उसे किसी ऐसे प्रीस्ट के रूप में गलत समझती है जो डीमन भगवान के साथ संवाद कर सकता है। आखिरकार वे ही एकमात्र ऐसे लोग हैं जो डीमन भगवान के साथ संवाद कर सकते हैं। शुक्र है कि उसने उसकी शक्तियों को अपने अंगरक्षक के रूप में कार्य करते देखने के बाद उसके साथ ठंडे व्यवहार के लिए थोड़ा शर्मनाक महसूस करता है। वह रेनी को याद दिलाता है कि वह केवल ऑर्डर्स का पालन कर रहा है, इसलिए वह भी आराम से व्यवहार करना चाहता है। रेनी उसके शब्दों का पालन करने का फैसला करती है और उसे पानी लाने का आदेश देती है। भाई को समझ नहीं आता कि वह क्या योजना बना रही है। रेनी इस बात पर जोर देती है कि वह उसके साथ ठंडे व्यवहार करके बस वही कर रही है जो उसने अभी कहा था। एडेल को पता चलता है कि इस आदमी को इस बिंदु पर उसकी हर बात का पालन करना होगा। यार, यहाँ जीत नहीं सकता है। उसके लिए कुछ पानी लाने के बाद वह आकलन करता है कि उसे एक डोमेन पर विजय प्राप्त करनी होगी, लेकिन दुर्भाग्य से रेनी हर जगह उससे चिपकी रहती है। वह कहानी के मुख्य पात्र के जल्द ही राक्षसी क्षेत्र में जाने का मुद्दा है। वह नहीं चाहता कि उस डोमेन का खजाना खो जाए। सब कुछ तैयार है। एडेल ने उसे दोबारा जांचने का सुझाव दिया, क्योंकि अगर वह कुछ महत्वपूर्ण भूल गई तो यह उसके रास्ते में कांटा बन सकता है। रेनी उसकी गलत भाषा से नाराज है। एडेल ने खुलासा किया कि वह वास्तव में उसके लिए चिंतित है, लेकिन यह लड़की तेज है। वह इतनी आसानी से हेरफेर करने के लिए तैयार नहीं है। उसने जल्दी से नोटिस किया कि वह उसकी अनुपस्थिति में अपने दम पर जाना चाहता है। भाई अपने दृष्टिकोण के साथ एक मृत अंत को पाता है, जबकि रेनी यहाँ परेशान है कि वह उसे शांत करने के लिए उससे ऊब सकता है। एडेल अंततः पास के एक डोमेन को जीतने में अपनी रुचि की सच्चाई का खुलासा करता है। नाराज होने के बजाय वह वास्तव में एक चिंतनशील स्थिति में जाती है। वह उसे बताती है कि वह वास्तव में कुछ भूल गई है। जैसे उसने पहले कहा था, हमारा लड़का जितना खुश हो सकता था उतना खुश था। लेकिन फिर उसने खुलासा किया कि वह जो भूल गई थी वह वास्तव में प्रशिक्षण इसका शीर्षक है, मरे हुओं का डोमेन। इसीलिए आप केवल ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मरे हुओं का डोमेन कभी नेक्रोमांसरों द्वारा शासित था, लेकिन अब यह मरे हुए सैनिकों से भरे एक परित्यक्त स्थल से ज्यादा कुछ नहीं है। युद्ध में नेक्रोमांसरों के मारे जाने के बाद रेनी को डोमेन के बारे में व्यापक ज्ञान है और यह उसे चिंतित करता है, क्योंकि यह खतरनाक है, क्योंकि यह अभी एक मध्यम ऊपरी स्तर का डोमेन है। मरे हुए सैनिकों की संख्या चिंताजनक है, इसलिए इस मिशन में रेने की मदद आवश्यक होगी। एकमात्र समस्या यह है कि साथ जाने से उसके लिए उसके साथ भागना मुश्किल हो जाएगा, और अगर यह खबर कुलपति के कानों तक पहुंचती है तो वह उसे खतरे में डालने के लिए परेशानी में पड़ जाएगा। इसीलिए वह उससे न आने का अनुरोध करता है। उसे जवाब देते हैं और वे जल्दी से बाहर निकलने के लिए एक धुंधले पर्वत श्रृंखला में पहुंचते हैं। दोनों आगे चलते हैं। एडेल पूछती है कि इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन इससे उसे गुस्सा आता है। उसे एहसास होता है कि उसने गड़बड़ कर दी है और उसे बताता है कि वे वैसे भी आगे बढ़ेंगे। रेनी बताती है कि उन्हें पहाड़ पर चढ़ना होगा और उसके लिए यही सब होगा। ये कहना आसान है, लेकिन हमारे लड़के के लिए वह अंदर ही अंदर पीड़ित है। अंत में वे वांछित स्थान पर हैं। जगह नष्ट हो गई है और छोड़ दी गई है। रेनी यहाँ अपनी भाषा में कोस रही है, जबकि लेखक का मानना है कि उसे अपने परिवार का नाम उससे छुपाना होगा, चाहे अब कुछ भी हो, क्योंकि वह अंदर का रास्ता जानता है। दोनों आगे बढ़ने के लिए खुदाई करते हैं। डोमेन एक बड़ी चट्टान की मूर्ति के नीचे स्थित है। मैदान पर उसे संदेह है कि यहाँ कम से कम 100 कब्रें दफन होंगी। रेनी और हमारा लड़का आगे बढ़ रहे हैं जब अचानक एक मूर्ख और उसके साथी दोस्त जमीन से निकलते हैं। हड्डियों के ये गंजे थैले दोनों को हर दिशा से घेर लेते हैं। अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए रेनी अपनी बढ़त को उजागर करती है और कंकाल सैनिकों को कागज की तरह विघटित कर देती है। अभी एडेल वास्तव में खुश है कि वह उसे साथ लेकर आया। वह समझता है कि कम से कम एक नेक्रोमैंसर सैनिकों का उपयोग कर रहा होगा, इसलिए उन्हें उसे निशाना बनाने की जरूरत है। वह एक हमले को रोकता है और रेनी को बताता है कि वह उसके ठीक पीछे होगा। पराजित सैनिक फिर से जीवित हो जाते हैं, जिससे उसे बहुत आश्चर्य होता है। नेक्रोमैंसर अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए उन्हें घूरता है। क्षेत्र में कदम रखने की उनकी दुस्साहस से प्रभावित होकर उसने अपने सैनिकों को दोनों घुसपैठियों को खत्म करने का आदेश। वह अपनी शक्तियों को निर्देशित करते हुए अपनी भूमिका पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। दानव कुलपति की बेटी नेक्रोमैंसर को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है। कास्टर और सोल्जर्स बुलाता है, लेकिन एडेल समझ जाता है कि उन्हें उसे जल्दी बाहर निकालना होगा। अगर वे कास्टर की और बी को डिस्ट्रॉय कर सकें तो फाइट काफी इजी हो सकती है। वह अपनी नई एबिलिटी
पोजीशन शिफ्ट यूज करता है, लेकिन सिचुएशन तभी और बिगड़ जाती है जब आउट ऑफ नोवेयर एक किंग कॉन्ग साइज स्केलेटन समन हो जाता है। लेकिन किसी भी कमजोर माना कैरेक्टर की तरह हारने के बजाय ये लड़की वास्तव में क्रीचर को पूरी तरह से हरा देती है। वह एडेल की सोच से कहीं अधिक पावरफुल है। इसके साथ वह नेक्रोमैंसिंग को पकड़ने के लिए पोजीशन ट्रांसफर को एक्टिवेट करता है। उनकी लेटेस्ट एबिलिटी उसे खुद के बजाय एक दूसरे के साथ आइटम्स को स्वैप करने की परमिशन देती है। समाप्त नेक्रोमैंसर अपने समन के साथ ऑटोमेटिकली पराजित हो गया। उनके कंबाइंड एफर्ट्स के कारण वे डेंजर को एलिमिनेट करने में सक्सेसफुल रहे। दिलचस्प बात यह है कि नेक्रोमैंसर के फाइनल वर्ड्स ह्यूमन के प्रति ग्रेटिट्यूड के हैं। एडेल को एक टफ रियलाइजेशन का सामना करना पड़ता है कि वह वही है जिसने अपनी स्टोरी में इस जगह की ट्रेजेडी लिखी है, और इस वजह से वह वास्तव में अपने कैरेक्टर्स के लिए सैड महसूस करता है और उम्मीद करता है कि वे अब पीस से आराम करने में एबल हैं। रिने सवाल करती है कि क्या बॉस फाइट से बियॉन्ड उनके लिए कुछ और है। निश्चित रूप से पुरस्कार कलेक्शन है। अंततः वह उस आइटम को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा जिसकी उसे इतनी सख्त जरूरत है। आइटम को डार्क फैंग कहा जाता है, एक डैगर जो दानव क्षेत्र के एक स्पेशल स्टील से बना है। इसके साथ यह अंधेरे को माइंड में बदल सकता है और अंधेरे में किसी की एबिलिटीज को बढ़ा सकता है। दूसरी आइटम एक रिंग है जिसे इटर्नल फुल मून कहा जाता है और एक जेंटलमैन की तरह व्यवहार करते हुए इसे स्वीकार करती है। अडेल ने इसे उसकी उंगली पर रखा जिससे वह इस एक्सपीरियंस से शर्मा गई। वह जल्दी से अपना हाथ दूर खींच लेती है, भ्रम में प्यारे ढंग से व्यवहार करती है। हमारी मूर्ख मेन कैरेक्टर को पता नहीं है कि वह इस तरह से क्यों व्यवहार कर रही है। रेनी अभी भी घबराहट महसूस कर रही है। वह अपने शरीर के माध्यम से अंगूठी के इफेक्ट को महसूस करती है। वह वास्तव में इसे पसंद करती है। इसके बाद एडेल ने इस जगह से सभी गोल्ड को रखने का फैसला किया, लेकिन ब्रोज ड्रीम्स तब बर्बाद हो गए जब रेनी अपनी मर्डर मशीन मोड में चली गई और उसे वार्निंग दी कि डोमिनोज के साथ सेल्फिश ना हो। इसके बाद दोनों डिनर से ठीक पहले हवेली में लौट आए। हमारे लड़के ने भी उसके साथ जाने के लिए ऐसा ही किया, लेकिन जाने से पहले एसआईटी उसे यह याद दिलाने के लिए रुकता है कि उसे ह्यूमन से बहुत उम्मीदें हैं, और यह सीन एक तरह से दुखद है। कुलपति एक ह्यूमन के लिए कुछ उम्मीद की कामना कर रहा है, लेकिन अपनी बेटी के लिए नहीं, जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगले सीन में उनकी कार तैयार है क्योंकि क्री उन्हें ऊपर से देख रही है। लेखक नोटिस करता है कि राक्षसों के पास भी अपने बच्चों के लिए थॉटफुल इमोशंस होनी चाहिए, क्योंकि वह बता सकता है कि क्री वास्तव में अभी अपनी बेटी की केयर करती है। लेखक अपने फ्यूचर के बारे में चिंतित हो सकता है, लेकिन वह सेटन्स डीमन स्कूल में अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैं एक एवरेज जो की तरह एक गॉथ गर्ल के साथ उलझ रहा हूँ। यह आदमी यहाँ वेदर के बारे में बातें कर रहा है क्योंकि उसके पास बात करने के लिए और कुछ नहीं है। यहाँ तक कि वह सोचती है कि वह बहुत फूल है, और वह वास्तव में इस समय विशेष रूप से स्ट्रांग नहीं है। वह एक प्रीस्ट के रूप में उसके पद की अपनी धारणाओं पर डाउट कर रही है। इस बीच एडेल सवाल कर रही है कि स्टेयरिंग का क्या चल रहा है। रेनी खुद को उसकी पावर्स पर डाउट करने के लिए फूल कहती है। जब उसने उसकी बातचीत को रियल प्राइड के गॉड के साथ देखा, जिस तरह से वे एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, वह मजाकिया है क्योंकि एडेल को लगता है कि वह ट्रबल में है, जबकि वह यहाँ हमारे लड़के के लिए फीलिंग्स को पकड़ रही है। अब बात करते हैं उस चीज के बारे में जो हमारे लड़के ने पहले उसे रिंग देकर की थी। इसे वास्तव में उनके आयाम में एक इटर्नल वाव कहा जाता है, और यह मूल रूप से किसी से शादी करने का उनका तरीका है। नाराज क्योंकि वह लड़की यहाँ बाहर अपने सिर में एक रोमांस के ड्रीम्स देख रही थी। उसे कुछ भी बताए बिना वह बस एक नैप लेने चली जाती है और एडेल को एक रहस्य बनाए रखती है। 1 घंटे बाद वे अपना सामान पैक करके कार से बाहर निकलते हैं। दानव क्षेत्र की कैपिटल बहुत बड़ी है और यह ह्यूमन क्षेत्र की कैपिटल से काफी मिलती जुलती है। भले ही यहाँ के मॉन्स्टर्स के हॉर्न्स और कुछ फिजिकल डिफरेंसेस हैं, उन्हें मनुष्यों से अलग करना बहुत कठिन नहीं है। कुलीन राक्षसों को उनके शरीर पर निशान होने के लिए जाना जाता है, जैसे एक सुनहरे बालों वाली महिला के गले पर यह निशान है। रेनी उसे साथ चलने के लिए कहती है और वह भी ऐसा ही करता है और पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम 2 दिनों में है। उन्हें उससे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा क्योंकि यह 2 दिनों में है। एडेल उस समय राजधानी का दौरा करने का सुझाव देती है, लेकिन वह उदासीन लगती है और यात्रा नहीं करना चाहती। वैसे भी उसे अपने आसपास की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे आखिरकार सीतान में हैं, एक अविश्वसनीय यूनिवर्सिटी जो एक साधारण यूनिवर्सिटी से तिगुना बड़ा है। यहाँ का रिसेप्शनिस्ट एक बूढ़ा आदमी है जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का ध्यान रखता है। एडेल अपनी महिला की ओर से बोलने के लिए आगे एटीए है। लड़के को बहुत झटका लगता है क्योंकि वह बताता है कि एडेल शुरू में एक राक्षस की तरह भी नहीं दिखती है। इससे भी बदतर यह कि अहंकारी उसे आधा राक्षस कहता है,
जो सीतान की परीक्षा में आवेदन करने की कोशिश कर रहा है। इस बिंदु पर हमारा लड़का जानता है कि उसका फ्यूचर यहाँ से निपटने के लिए वास्तव में पेनफुल होने वाला है। क्रोधित अहंकारी अपना बड़बड़ाना जारी रखता है जब तक कि वह राक्षसी राजकुमारी के सींगों को नहीं पहचान लेता। रेनी उल्लेख करती है कि वह घर के भालुओं से है और उसका गार्ड उसके साथ प्रवेश करेगा। हम्प्टी डम्प्टी उसके शब्दों का पालन करता है, नाम और हाउस एसोसिएशन हाउस पिक्सी को, और इसके साथ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। यह समझाने के लिए कि रिसेप्शनिस्ट इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहा है, लेखक आंतरिक रूप से मानता है कि आधे राक्षसों ने वास्तव में युद्ध में मनुष्यों के साथ मिलकर काम किया है। यही कारण है कि शुद्ध रक्त वाले राक्षस उनके बारे में पागल हैं। वैसे भी रजिस्ट्रेशन समाप्त होने के साथ उन्हें रात के लिए अपने इन में जाने की जरूरत है। एक अच्छी दिखने वाली टैवर्न का पता लगाने के बाद एडेल को लगता है कि यह चाल चलनी चाहिए, लेकिन इस अमीर और बिगड़ैल बच्चे की यहाँ की टैवर्न्स के बारे में अपनी शिकायतें हैं। एडेल उसे याद दिलाती है कि उनके पास खेलने के लिए उसके पिताजी के पैसे नहीं हैं, इसलिए उनके विकल्प सीमित हैं। कर्ट ने उन्हें केवल 10 गोल्ड कॉइन्स दिए, जो उनके लिए 1 महीने तक जीवित रहने के लिए पर्याप्त होंगे। दोनों एक कमरा बुक करने के लिए अंदर जाते हैं। एडेल उसके लिए सारी बातें करती हैं। मजेदार बात यह है, मुझे नहीं लगता कि इसे और अधिक समझाने की आवश्यकता है। दोस्तों, लड़का अलग कमरे पर जोर देता है क्योंकि उनके पास 2 अलग अलग कमरे होंगे। इसमें उन्हें कुल मिलाकर 2 गोल्ड कॉइन्स खर्च करने होंगे। लेखक के अनुसार यह अब तक का सबसे बुरा सौदा नहीं है। रेनी ऊपर की ओर जाती है, जबकि एडेल साझा करती है कि वह सामान खोल देगा, जबकि वह आराम कर सकती है क्योंकि वह हमेशा एक विशाल हवेली में रहती थी। लेखक को संदेह है कि यह इस तरह की जर्जर जगह में रहने का उसका पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके लिए जितनी जल्दी हो सके इसकी आदत डालना आवश्यक है। उसे आगे की एग्जाम के लिए जितना आराम मिल सकता है उसकी आवश्यकता है। आखिरकार 2 दिन बीत गए और एग्जाम का दिन आ गया। आवेदकों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस का पालन करने के लिए कहा गया है। उनके आसपास बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं, जिससे लेखक को आश्चर्य होता है कि क्या कम से कम 100 कैंडिडेट्स हैं। तथ्य यह है कि इन टैलेंटेड लोगों में से इतने सारे ह्यूमंस को मारने के लिए साइन अप कर रहे हैं। हमारे लड़के के लिए डीमन रेल्म में डीमंस के लिए उन्होंने वास्तव में डायमेंशनल गेट स्थापित किए हैं ताकि घुसपैठियों को उनके क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका जा सके। शैतान में रास्ते पार करने के लिए ट्रेन ही एकमात्र रास्ता है, और इस बिंदु पर लेखक को आश्चर्य होता है कि शैतान वास्तव में कितना बड़ा है कि वहां इतनी आसानी से एक ट्रेन सिस्टम स्थापित की गई है। वे दोनों ट्रेन में सवार होते हैं और कुछ ही क्षणों में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। अंत में वे ग्रैंड डीमन एकेडमी के सामने होते हैं। आवेदकों को उनके मार्गदर्शक का अनुसरण करने और अपनी परीक्षा के लिए ऑडिटोरियम में प्रवेश करने के लिए कहा जाता है। वे अंदर जाते हैं। एडेल शानदार ज्वेलरी को देखकर अवाक रह जाती है। हर नज़र उसके लिए अभिभूत करने वाली होती है। वह यह भी नोटिस करती है कि केवल युवा डीमंस ही परीक्षा देने आए हैं, जिससे यह संभव हो जाता है कि 7 घातक पापों के अन्य उत्तराधिकारी भी पूर्ण काले ट्रेंच कोट्स पहने हुए दिखाई दिए। लेखक को एहसास होता है कि ये लोग ट्रेनर्स होने चाहिए। अब वह इस नरक में अच्छा समय बिताने की अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए तुरंत एक पॉजिटिव इंप्रेशन बनाना चाहता है। परीक्षा की विषय वस्तु। पहला आदेश एक ट्रेनर से है जो आवेदकों से शांत रहने की मांग करता है। एक अलग रूप और एक छोटे कद का कपड़ा पहने हुए वह उन सभी का शैतान में स्वागत करता है और तुरंत घटिया उम्मीदवारों को कोसना शुरू कर देता है। वह खुले तौर पर स्वीकार करती है कि वह उन्हें इस वर्ष मारे जाते हुए देखने के लिए उत्सुक है। वाह, क्या स्वागत है। एडेल उसकी आवाज के वजन से कांप रही है। एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान उकेर रही है। लड़की उनके व्यवसाय में भाग लेने के लिए गंभीर हो जाती है। वह उन्हें एक और शब्द की चेतावनी दिए बिना परीक्षा प्रक्रिया शुरू करती है। उसके शरीर से डाला गया प्रेशर प्रत्येक छात्र को एक के बाद एक ओवरवेल्म्ड महसूस कराने के लिए पर्याप्त है। कमजोर कैंडिडेट्स को तेजी से छांट दिया जाता है। इंस्ट्रक्टर्स प्रिंसिपल के एग्जाम हैंडल करने के क्रूल तरीके से हैरान नहीं होते। हाँ, वह पागल साइको लड़की वास्तव में एकेडमी की प्रिंसिपल है। इसके अलावा यह टेस्ट मेंटल टफनेस का है। प्रशिक्षक को शुरू में एग्जाम देने आए 100 कैंडिडेट्स से बहुत उम्मीदें थीं, फिर भी यह पिछले साल से ज्यादा इंप्रेसिव है, जो पहले से ही एक अच्छा इंप्रूवमेंट है। कैंडिडेट्स के इस बैच में खास तौर पर 7 डेडली सिंस के उत्तराधिकारी शामिल हैं। ट्रेनर्स उनके अराइवल को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, हालांकि वे एक अननोन व्यक्ति को अपनी ग्राउंड पर टिके देखकर हैरान हैं। यह बच्चा डिमोनिक फैमिलीज के एयर से अलग है, और यह फैक्ट कि उसने 10 मिनट तक अपनी सैनिटी बनाए रखी उसकी कैपेबिलिटी का प्रूफ है। ट्रेनर्स को लगता है कि अब वह क्रिपल्ड हो जाएगा और कोलैप्स कर जाएगा। हालांकि एडेल अत्यधिक सफरिंग झेल रही है। मेल ट्रेनर को उसके बॉडी से एक थ्रॉबिंग ब्लैक एनर्जी का एहसास होता है। वे सभी शॉक्ड हैं, जिसमें प्रिंसिपल लूसियन भाई भी शामिल हैं, जो इस सडन चेंज के साथ
एक डीमन गॉड जैसे लग रहे हैं। खतरे को सेंसिंग करते हुए मेल ट्रेनर अब तक के सबसे डेंजरस किलर्स में से एक की तरह एक्ट करना चाहता था, लेकिन एक्शन लेने की तैयारी के बावजूद लूसियन देखता है कि वह हेजिटेट कर रहा है। वह एक फॉर्मिडेबल थ्रेट को फेस करने से डरता है। हालांकि बच्चा सिर्फ एक एप्लीकेंट है, उसका साथी मुस्कुराता है जबकि बाकी कैंडिडेट्स एग्जॉस्टेड हैं। इस मोमेंट में हमारा लड़का समझता है कि अगर उसे इस परीक्षा को सरवाइव करने का कोई तरीका नहीं मिला तो वह मेंटली ब्रेक हो जाएगा और इंसेन हो जाएगा, जैसे प्राइड गॉड ने उसे वार्न किया था। तभी उसके माइंड में एक प्लान आता है, क्या होगा अगर वह अपनी किलिंग इंटेंट का यूज उस लड़की की ऑरा के खिलाफ करे जो टेस्ट ले रही है। इसलिए वह ठीक वैसा ही करता है, ये जानते हुए कि वह बस वेट नहीं कर सकता। उसका शरीर प्रिंसिपल की ऑरा को काउंटर करने के लिए रेड डिमोनिक एनर्जी की टेंड्रिल्स बाहर निकालता है। लूसियन इससे बहुत इम्प्रेस्ड होता है। रेनी बिना किसी ट्रबल के अपनी ग्राउंड पर कायम है। यही बात 7 डेडली सिंस के बाकी सक्सेसर्स पर भी लागू होती है। एनवी के बॉल्टन, लस्ट के प्रोन, ग्लटनी के सैमुअल, स्लॉथ के एरन और ग्रीड के ग्वायर, ये सभी फर्म खड़े हैं। राइटर कमेंट करता है कि उसने कुछ कैरेक्टर्स को पैशन के साथ लिखा था, लेकिन एंड में ये मीनिंगफुल कैरेक्टर्स हीरोज द्वारा मार दिए जाते हैं। वह 6 मेंबर्स पर फोकस करता है और फिर अंततः अपनी नजरें रात की हवा में घुमाता है। स्नोवी वाइट के सुंदर लंबे बाल, सिर पर थॉर्न क्राउन और लाल निर्दयी आइज। यह वह मोमेंट था जब वह उस कहानी के सबसे ईविल विलन को देख रहा था जो उसने खुद लिखा था, भविष्य की डीमन गॉड डायना का सामना। परीक्षा का पहला भाग खत्म हो चुका है, लेकिन एडेल अब भी अपने थॉट्स को गैदर करने में बिजी है। डीमन किंग सामान्यतः रात के परिवार से आता है, इसलिए डायना का यहाँ होना एक्सपेक्टेड नहीं था। इस टेस्ट में ज्यादातर स्पॉइल्ड ब्रैट्स हैं जो क्रूल नेचर की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन ट्रेनर्स को उनके डैडीज ट्रस्ट फंड बेबी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे इन रिच फूल्स को बहुत क्लियरली यह हिस्सा समझा देते हैं। मेल ट्रेनर इस बात पर जोर देता है कि जो एप्लीकेंट्स 5 मिनट भी सरवाइव नहीं कर पाए वे एकेडमी में अननेसेसरी हैं, इसलिए फेल्ड कैंडिडेट्स के लिए गेट्स बंद कर दिए जाते हैं। यह फर्स्ट टेस्ट ही यह दिखाने के लिए इनफ है कि डिमोनिक एकेडमी अपने कैंडिडेट्स के साथ कितना रूथलेस है। थैंकफुली एडेल पास हो गया और उसने यह भी देखा कि लूसियन वास्तव में एक मियर ऑब्जर्वर नहीं बल्कि प्रिंसिपल है। वह अकेली अपने क्यूट लुकिंग कैरेक्टर डिजाइन के बावजूद डिमोनिक रेल्म की सबसे पावरफुल व्यक्ति है। हालांकि वह पहले टेस्ट में बचने के लिए लकी था, अब उसे बचे हुए लोगों के बीच अपनी ग्राउंड होल्ड करनी होगी। आखिरकार ज्यादातर लोग सेकंड टेस्ट में फेल हो जाते हैं। लूसियन का ऑरा भी बेचारी एडेल को थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगता है कि उसे दूसरों की तरह अटेंशन नहीं मिल रहा, स्पेशली जब वह इतने एफर्ट से खड़ा रहा। रेनी अपने सो कॉल्ड बॉडीगार्ड की तारीफ करती हुई आती है, हालांकि वह पास हो चुका है। राइटर ट्रेनर्स को यह दिखाकर सेटिस्फाइड है कि वह एक टिपिकल एप्लीकेंट नहीं है। वे उसे जरूर याद रखेंगे और एटलीस्ट ऐसा वह सोचता है। मेल प्रिंसिपल सबका ध्यान अट्रैक्ट करता है और खुद को उनके एजुकेशन के इंचार्ज ट्रेनर एरिस के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। यह व्यक्ति इतना टेरिफाइंग दिखता है कि एडेल को लगता है वह हर समय पॉकेट में एक हिडन नाइफ रखता होगा। एरिस पास्ट कैंडिडेट्स को कंग्रेट्स देता है और टेस्ट के ऑब्जेक्टिव के बारे में एक्सप्लेन करता है, ताकि यदि ह्यूमंस द्वारा उनसे इंट्रोगेशन हो तो उनकी मेंटल टफनेस को प्रूव किया जा सके। जीवित बचे 8 एप्लीकेंट्स को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे और यदि वे सेकंड टेस्ट में भी सक्सेसफुल होते हैं तो उन्हें वेपन्स तक एक्सेस मिल जाएगा। यह हमारे लड़के के लिए क्रिसमस नहीं है, उसे ह्यूमंस का सामना करना है। हर एप्लीकेंट को उसकी एबिलिटीज के बेस पर एक क्लास असाइन की जाएगी, इसलिए सभी को अपना बेस्ट परफॉर्म करना होगा। एडेल समझता है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन वो सोचता है कि इस परीक्षा में आखिर किस तरह के ह्यूमंस से उसका सामना होगा। तभी एरिस उसे एक राइवल दिखाता है जिसका सामना इस स्पेसिफिक टेस्ट में होगा। वह अपनी उंगलियों के स्नैप से लाइट के एसेंस से बने एक प्राणी को बुलाता है जिसे खास आर्मर और रिकॉग्नाइजेबल सोर्ड दी जाती है। एडेल तुरंत समझ जाता है कि वे 6 महान ह्यूमन फैमिलीज में सबसे ताकतवर हीरो के हाथों खत्म होने वाले हैं। ये बेसिकली फाइनल बॉस से लड़ने जैसा है जब आप लेवल 2 पर हों। उस बंदे का यहाँ होना मेक्स नो सेंस। ये आदमी जॉन विक का माइटी कजन लगता है। असल में वो मेन हीरो का फादर है, द सोर्ड सेंट, जो अपनी टैलेंट के कारण अनमैच्ड है। कुछ कैंडिडेट्स इतने शार्प हैं कि वो उसे पहचान लेते हैं और पहले ही एग्जाम पास करने की होप छोड़ देते हैं। कोई सरप्राइज नहीं, ये आदमी एक 1 मैन आर्मी है जिसने अकेले कई डीमन क्लैंस को गिराया है। बेशक एरीज भी जानता है कि सोर्ड सेंट के अगेंस्ट फुल कॉम्बैट का मतलब होगा कंप्लीट मैसेकर, इसलिए नियल यानी तलवार संत अपनी पावर का केवल 10% ही यूज करेगा। रेनी को लगता है कि इतनी मैसिव बाधा के बाद भी यह ट्रायल इजी होगा, लेकिन राइटर उसे सॉफ्टली रिमाइंड करता है कि वे एक ह्यूमन के अंदर छुपे लिटरल अपोकलिप्स लेवल थ्रेट से लड़ने जा रहे हैं। फिर घोषणा होती है
कि एप्लीकेंट्स को 4 की टीम्स में डिवाइड किया जाएगा, जिससे फेयरनेस बनी रहे और हाई स्कोरर्स भी डायरेक्टली टारगेट ना हो। टॉप 8 परफॉर्मर्स को एक दूसरे से अलग किया जाएगा, बाकी कैंडिडेट्स को रैंडम तरीके से असाइन किया जाएगा। भाई उस लिस्ट में आकर खुश है, लेकिन रेनी थोड़ी इरिटेटेड है कि उसकी टीम उसके एफर्ट्स का फ्री में फायदा उठाएगी। एडेल की टीम के लिए बाकी लोग पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड हैं कि उन्हें उसके साथ रखा गया। रेनी उसके शोल्डर पर एक क्यूट टैप देती है और सेफ वापसी की विश करती है। एडेल मुस्कुराकर वही विश वापस करता है। ऐसे 33 ग्रुप्स बनते हैं और एडेल लास्ट ग्रुप का लीडर बनता है। उसकी टीम में किना, क्रिस और सांचेज हैं। एडेल इन तीनों में से किसी को पहचानता तक नहीं, जो ये दिखाता है कि राइटर ने शायद इन्हें फिलर या एनपीसी टाइप कैरेक्टर्स के तौर पर लिखा था, यानी अब ट्रैश कैरेक्टर्स भी उसकी हालत टाइट करने आए हैं। फिर भी वह इग्नोर करता है और टीम को मोटिवेट करता है कि बेस्ट देना है। वह सबसे पहले रोल्स डिसाइड करने के लिए उनकी एबिलिटीज को समझना चाहता है। वह क्रिस से शुरू करता है। क्रिस एक ट्रायंगुलर प्रिज्म को आर्मर और सोर्ड में मॉर्फ करके अपनी पावर शोकेस करता है। उसका किलिंग इंटेंट हाई नहीं है, लेकिन उसकी स्किल्स वर्सेटाइल हैं। ये एडेल के लिए अच्छा साइन है, क्योंकि उसे ऐसे ही टीममेट की तलाश थी। फिर किना आती है और बताती है कि वो सपोर्ट प्लेयर है, डैमेज डीलर नहीं। वह डीमन गॉड से प्रार्थना करके अपनी टीम की स्पीड बूस्ट कर सकती है। जब वह एडेल पर अपना बफ डालती है तो विजिबली एग्जॉस्टेड हो जाती है, लेकिन एडेल को उसकी एबिलिटी सयान बूस्ट जैसी लगती है। एक टैंक टाइप फाइटर के लिए यह बढ़िया है। फिर सांचेज सामने आता है और अपनी एबिलिटी दिखाने की डिमांड करता है। वह एडेल की तरफ एक रिंग फेंकता है और एडेल गॉड लाइक स्पीड से उसके पास टेलीपोर्ट हो जाता है। सांचेज स्टन्ड रह जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि एडेल उसे रियल कॉम्बैट में कभी भी मार सकता था। किना और क्रिस दोनों ही एडेल की इस अनोखी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी से जेन्युइनली इम्प्रेस्ड हैं। सबके दिमाग में चलता है कि एडेल ने अपनी बाकी पावर्स जानबूझकर हिडन रखी हैं, क्योंकि उसे नहीं पता कि फ्यूचर में किससे सामना होगा। वह टीम फॉर्मेशन की प्लानिंग करता है, क्रिस और सांचेज को डिफेंस में, खुद सेंटर में और किना को रियर सपोर्ट में रखता है। सब इस प्लान से अग्री करते हैं। तभी एरीज नेक्स्ट फेज अनाउंस करता है। टीमें एक एक करके बुलाई जाती हैं। एडेल की टीम पहली लाइन में खड़ी है। लेखक कैंडिडेट्स की ब्लेजिंग डिटर्मिनेशन देखकर इम्प्रेस्ड होता है। उसी दौरान सोर्ड सेंट एरीज ग्रुप 2 को बुलाता है, जो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ग्रुप 3 का भी वही हाल होता है। जब ग्रुप 4 को बुलाया जाता है तो कुछ कैंडिडेट्स इस रिडिकुलस टेस्ट फॉर्मेट के खिलाफ रिबेलियन कर देते हैं। वे इसे शुरू से रिग्ड बताते हैं। एरीज 2 कंप्लेन करने वालों को टेस्ट से बाहर निकाल देता है और बाकी 2 से पूछता है कि क्या वे अब भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। एडेल एक सुनहरे बालों वाले बच्चे को देखती है, जो सच में डिसेबल्ड होने के बावजूद टेस्ट में आगे बढ़ रहा है, और इस समय वह रिफ्लेक्ट करता है कि यह दूसरी परीक्षा में सफल होने के लिए पजल का छिपा हुआ हिस्सा होना चाहिए। समूह 4 की परीक्षा तलवार संत का सामना करने वाले 2 बच्चों के साथ शुरू होती है। इस फाइट का नतीजा पहले से ही तय है, क्योंकि दोनों एक पल में हार गए हैं। अब अगर उसने असली आभा का यूज किया तो वे टुकड़ों में बंट जाएंगे। यहाँ तक कि हमारे लड़कों की टीम भी अब उनकी कैपेबिलिटीज पर डाउट कर रही है। सांचेज प्रैक्टिकली अपने जूते में कांप रहा है। तलवार संत तब तक ग्रुप्स का एलिमिनेशन करता रहता है जब तक समूह 10 आगे नहीं आता और तुरंत सरेंडर कर देता है। अंत में समूह 20 को बुलाया जाता है और 30 तक सभी टीमें वहां से फिनिश हो जाती हैं। उनमें से कोई भी परफेक्ट स्ट्राइक नहीं कर सकता। ये उसके लिए एक अनबीटेबल ओपोनेंट के खिलाफ बैटल थी। चौंकाने वाले कैंडिडेट्स में से एक ने एक्चुअली एक अटैक को ब्लॉक किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एडेल ने देखा कि प्रत्येक समूह के स्किल डिफरेंस के कारण फाइट लंबी और एग्जॉस्टिंग होती जा रही है। अब वह टेस्ट में पास होने की सिचुएशन के बारे में और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। उनकी टीम थोड़ी स्केर्ड है, क्योंकि वे जल्द ही उसके खिलाफ जाने वाले हैं। बिल्कुल, हमारा लड़का उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताता है। उसने टेस्ट के क्राइटेरिया को समझ लिया है और उसका मानना है कि उन्हें लड़ना चाहिए और जब तक पॉसिबल हो तब तक टिके रहना चाहिए। जिस तरह से इंस्ट्रक्टर्स एप्लीकेंट्स को हैंडल कर रहे हैं, उसे देखकर वह अपने थ्योरी को लेकर और कॉन्फिडेंट हो गया है। सांचेज ऑब्जेक्शन रेज करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि उनके ग्रुप को सामने बुला लिया गया है। हमारा लड़का इतना कॉन्फिडेंट है कि उसे लगता है वे सीधी लड़ाई में तलवार संत को हरा सकते हैं। उसके वर्ड्स उसकी टीम को इंस्पायर करते हैं और वे अब तक देखे गए डुअल्स में सबसे लंबा टिकने को तैयार हो जाते हैं। वह टीम को अलर्ट रहने के लिए कहता है, क्योंकि तलवार संत ने पहला अटैक किया। हमारा लड़का उन्हें टाइम से पहले वार्न करने के लिए दहाड़ता है, लेकिन उसके ब्लेड के सिर्फ एक ही स्विंग से बैरियर शील्ड टूट जाती है और यहाँ तक कि सांचेज भी उसे ब्लॉक नहीं कर पाता। लेखक किना से कहता है कि वह क्रिस पर हीलिंग अप्लाई करे ताकि वह गिरने के इम्पैक्ट को अब्जॉर्ब कर सके। फिर वह सांचेज को अटैक अब्जॉर्ब करने को कहता है। टैंक की तरह उसकी सॉलिड एबिलिटी के कारण
वे पहला स्ट्राइक रोकने में सक्सेसफुल रहते हैं। एडेल तेजी से दूसरे स्लैश के बीच के गैप को असेस करता है और समझता है कि यह एक ट्रैप है। वह इसका फायदा नहीं उठाना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि यह किसी तरह का बेट है। फाइट पर पूरा फोकस करते हुए वह अपनी टीम को नेक्स्ट इनकमिंग अटैक के लिए अलर्ट करता है। टीम रेडी हो जाती है, लेकिन क्रिस को अपने शरीर पर टीममेट्स की प्रोटेक्शन करते हुए सीवियर इंजरीज हो रही थीं। सांचेज को लगता था कि वे मरने वाले हैं, लेकिन एडेल पूरी तरह से डिटर्मिन्ड था। एडेल अपने ओपोनेंट की नेक्स्ट मूव पर डाउट करते हुए जितना हो सके टिके रहने का डिसीजन लेता है। आखिरकार तलवार संत ने अपना ब्लेड नीचे कर दिया। दुर्भाग्य से टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ था। तलवार संत फाइनल अटैक करने वाला था, लेकिन एडेल उसे डायरेक्टली फेस करना चाहता था। उसके चेहरे पर एक सिनिस्टर एक्सप्रेशन उभर आता है। लेखक डिक्लेयर करता है कि वह अपने ओपोनेंट के थ्रोट पर सोर्ड चलाएगा। ये बात उसकी टीम को चौंका देती है। तलवार संत अपने अंतिम हमले की तैयारी करता है और एडेल सांचेज से कहता है कि इस बार क्रिस के बिना वार सहो। यह आइडिया थोड़ा इंसेन लगता है, लेकिन एडेल जानता है कि वह क्या कर रहा है। तलवार संत प्रैक्टिकली सांचेज के आर्मर को क्रश कर देता है और उसे छत की ओर उड़ा देता है। फाइनल ब्लो की तरह वह अपने ओपोनेंट के थ्रोट को स्ट्राइक करता है। इस मूव से बाकी इंस्ट्रक्टर्स भी शॉक्ड रह जाते हैं, लेकिन अफसोस हमारा लड़का फिर भी क्लियर हिट मिस कर जाता है और उसे इतनी जोर की किक लगती है कि उसका थ्रोट खून से भर जाता है। फिर भी एक स्ट्रॉन्ग राइवल के रूप में लेखक अपनी डार्क एबिलिटी को एक्टिवेट करता है, जिससे पूरा एरिया शैडो से भर जाता है। यह सिर्फ क्रिस के अर्लियर बैरियर की वजह से है कि वह उस किक से बच पाया, वरना उसका बॉडी परमानेंटली डैमेज हो सकता था। हालांकि उसका अटैक फेल हुआ, उसने तलवार संत को इस वॉइड में ट्रैप कर दिया जहां लाइट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। यहां एडेल को डार्क ब्लेड्स के साथ सॉलिड एडवांटेज है, बेसिकली अनलिमिटेड अटैक्स। इसीलिए वह कॉन्फिडेंट था, या वह ऐसा सोचता था, क्योंकि तलवार संत अचानक पीछे घूमता है और उसकी आंखों के सामने चमक के साथ फिर से दिखाई देता है। तलवार संत का बॉडी प्रोजेक्टाइल की तरह उसे पियर्स करता है और ब्लैक वॉइड में फेंक देता है। एडेल के साथियों को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन एरीज इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर लेती है कि फाइट खत्म हो चुकी है। शैडो मिस्ट से एक वॉरियर खड़ा होता है और एक डिफीटेड ग्राउंड पर होता है। एडेल विजेता है। उसके परफॉर्मेंस ने कैंडिडेट्स को स्पीचलेस कर दिया है। उसकी स्ट्रैटेजी काम कर गई और यहाँ तक कि एक रॉयल हेयर भी इम्प्रेस्ड हुआ। उसके टीममेट्स उसकी ब्रिलियंट प्लानिंग के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। हमारा लड़का होशियार है और वह तलवार संत को कैसे हराता है इस बारे में डिटेल में नहीं बताता। जहां तक सांचेज की बात है, वो बेचारा बहुत बुरी हालत में है, लेकिन उसके साथी को सरप्राइज होता है कि इंस्ट्रक्टर्स उसकी मदद कर रहे हैं। परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि एडेल ने बताया कि उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी के शरीर में ब्लेड को डीप घोंपने के लिए एक फाइनल स्टेप उठाना है। ये उसकी रिएक्शन को ट्रिगर करेगा। फ्रॉन सोचता है कि भालू की राजकुमारी इतनी क्रूरता से क्यों एक्ट कर रही है। इससे उसकी स्पाइन में एक ठंडी सी सिहरन दौड़ जाती है। 7 घातक पाप पहले से ही एक दूसरे को इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रॉन के सेवक बेवकूफ हैं जो सोचते हैं कि वह रेनी के खिलाफ जीत जाएगा। एडेल की तरफ लौटते हैं। वो रेनी को रक्त की भूख महसूस करते हुए देखता है और वंडर करता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इंस्ट्रक्टर एरीज उसके पास आता है और पूछता है कि क्या लड़के को पता है कि वो यहाँ क्यों है। उसकी केयर फ्री रिएक्शन देखकर एरीज उसे रिमाइंड करता है कि वो उस पर कड़ी नजर रखेगा। एडेल थोड़ा डिसअपॉइंटेड है कि उसे अब तक कोई प्रेज या अप्रिशिएशन नहीं मिला। वो आधे खून को दूर से देखता है और उसे बुलाता है। भाई को इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये क्रेजी लड़की उसे अपना गुलाम बनने का ऑर्डर देकर और भी खराब बना देती है। ये सुनकर रेनी गुस्से में आ जाती है और उस लड़की को मारने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो अपना पहला हमला करने के लिए जंप करती है। अपने गार्ड को वासना के अवेटार द्वारा इंसल्ट होते देखकर लेडी रेनी ने अपना ब्लेड निकाला। उसने लॉरेल फ्रॉन को रिस्पॉन्ड करने का कोई मौका नहीं दिया। अगर इंस्ट्रक्टर ने इंटरफियर नहीं किया होता तो दोनों में क्लैश हो ही जाता। उसने उन्हें वार्निंग दी कि डीमन परिसर के अंदर अननेसेसरी लड़ाइयां स्ट्रिक्टली फॉरबिडन हैं। अगर वे एक दूसरे को काटना चाहते हैं तो उन्हें स्कूल के बाहर फाइट करनी होगी। ये सब देख रहे स्टूडेंट्स शॉक्ड थे। अगर एरीज ने टोक न दिया होता तो 7 डेडली सिंस के 2 टॉप कैंडिडेट्स के बीच कुछ सीरियस हो सकता था। रेनी ने एक रूमाल निकाला और एडेल का पसीना पोंछा। उसने सॉफ्टली उसका चेहरा साफ किया और उसके अच्छे परफॉर्मेंस की तारीफ की। ये मुझे होना चाहिए था, वो नहीं। लॉरेल अभी भी अपना लेसन नहीं सीख पाया और लेडी रेनी को क्रिटिसाइज किया कि वो एक आधे राक्षस के साथ बहुत क्लोज हो रही है। एडेल ने उसकी रेसिज्म को इग्नोर कर दिया और बस इस बात से खुश था कि अब उसे थोड़ा बेटर ट्रीट किया जा रहा है। उसकी आंखों में देखते हुए लेडी रेनी ने पूछा, क्या उसने टेस्ट के दौरान अपनी पावर छुपाई थी? एडेल कंफ्यूज था। उसे पहले ही अटैक करने के लिए काफी रिस्क लेना पड़ा था। आखिरकार ग्रुप 34 को स्टेज पर बुलाया गया। रेनी ने एडेल का सीक्रेट रखने का वादा किया और काल्मली वहां से चली गई। अब जब लेडी रेनी पिक्चर से बाहर है
लॉरेल फ्रॉन इंसल्ट का बदला लेना चाहता है। मुझे पता है कि कुछ लोग उसकी चार्म से अनअफेक्टेड थे, लेकिन एडेल ने उसे कैजुअली डिसमिस कर दिया और अपना ध्यान फिर से लेडी रेनी के परफॉर्मेंस पर लगा दिया। जबकि वो चाइल्डिश टैंट्रम्स दिखा रही थी, एडेल स्टेज पर फोकस करता रहा। उसे बाकी 7 डेडली सिंस फैमिलीज के बच्चों से हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन वो रेनी को सपोर्ट कर रहा है। सोर्ड सेंट को फिर से रीबिल्ड किया गया है। उसके अटैक्स के रेंज के आसपास एक बोन चिलिंग ऑरा फैल रही है। उसने अपने ग्रुप के 3 अननोन मेंबर्स को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए स्टेप आगे बढ़ाया। उसकी मूवमेंट्स ने फ्यूचर डीमन लॉर्ड का भी अटेंशन ग्रैब कर लिया। जेलसी का एटमॉस्फेयर बन गया। बाल्टिन उसकी बोल्डनेस पर हंस पड़ा। दूसरी तरफ एडेल को डेंजर सेंस हुआ, लेकिन उसकी सोर्ड आधी कट चुकी थी और बॉडी का अपर हिस्सा 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। इस स्टूपिड टेस्ट में एक और सेकंड वेस्ट किए बिना और अपनी टारगेट लेडी रेनी को देखे बिना यंग वुमन के डोमिनेंस डिस्प्ले ने सभी को स्टन कर दिया। वो क्वाइटली वापस चली गई और उसे चीयर्स के साथ वेलकम किया गया। यहाँ तक कि इंस्ट्रक्टर एरीज भी उसके परफॉर्मेंस से इम्प्रेस थे। लेकिन शायद सबसे बड़ा सरप्राइज एडेल के लिए था। सोर्ड सेंट को अब समझ आ गया था कि वह कितनी स्किल्ड फाइटर है, और शायद पहले तो उसने एक लूजर की तरह हमला करने की हिम्मत नहीं की। लॉरेल ने रेनी के डिस्प्ले का मजाक उड़ाया। क्यूरियस एडेल ने लस्ट की उत्तराधिकारी से पूछा, क्या 7 डेडली सिंस के एयर्स की एक टीम फुल पावर में असली सोर्ड सेंट को हरा सकती है? उसने हंसते हुए जवाब दिया, कोई भी लिविंग बीइंग अब तक असली सोर्ड सेंट को डिफीट नहीं कर सका है। शायद अगर पिछला डीमन किंग अभी भी अलाइव होता तो उनके पास एक चांस होता, और वैसे भी कोई भी जिसकी आंखें सही से देखती हों जान सकता है कि डील की पावर ने इस वर्ल्ड को शेप किया है। लेकिन एडेल डिमोनिक रेल्म के बारे में बहुत अनअवेयर है। फिर भी उसके दिल में एक थ्रिल धड़क रही है। बाकी का ग्रुप जो अब टेस्ट के लिए तैयार है, वो सभी 7 डेडली सिंस के हेयर्स के लीड में हैं। शायद वे रेने के परफॉर्मेंस से एक्साइटेड थे, लेकिन बाकी हेयर्स ने भी दिखा दिया कि वे कौन हैं। उनमें से हर एक ने फेक सोर्ड सेंट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए विभिन्न परिवारों के बीच अंतर का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन एडेल इस बैच के टॉप 2 को जानती है। वे 2 जो फ्यूचर में प्रमुख पात्र बनेंगे। एक बार जब सभी की बारी होगी, प्रवेश परीक्षा अंततः पोडियम प्रशिक्षक के सामने सभी को इकट्ठा करने के बाद समाप्त हो गई। एरीज ने घोषणा की कि रिजल्ट की परवाह किए बिना लड़ाई में भाग लेने वाले सभी को पास ग्रेड मिला है। इसके साथ ही शेष युवा अब सेटन के ऑफिशियल ट्रेनीज हैं। एरीज ने उन्हें अभी सेलिब्रेशन नहीं मनाने की चेतावनी दी, क्योंकि उन्होंने अभी एक हेलिश रोड पर अपना टिकट पंच किया है, जिसने पहले बहुत सारे डीमंस को तोड़ा है। जो लोग पास हो गए हैं उनके लिए एंट्री सेरेमनी 2 दिनों में होगा। जो लोग सोर्ड सेंट को हराने में कामयाब रहे हैं उन्हें थोड़ी देर और रुकना चाहिए। एडेल ने माना कि इसका फर्स्ट टेस्ट के दौरान वर्णित पुरस्कार के वादे से कुछ लेना देना है। 7 डेडली सिंस के एयर्स और एडेल ने उड़ान कलर्स के साथ पासिंग ग्रेड प्राप्त की। बोल्टन ने प्रश्न में अपना हाथ उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या वे ढेर सारे वेपन्स के साथ आर्मरी से बाहर निकल सकते हैं। वह यह देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि सेटन ने उनके लिए क्या रखा है। यह भ्रमपूर्ण प्रश्न एनवी के बेटे के लिए सामान्य है, जैसे कि बोल्टन, जिसकी क्यूरियोसिटी और भूख कभी शांत नहीं होती। एडेल को अपने नॉवल में इस लड़के के बारे में काफी कुछ लिखना याद है। प्रशिक्षक एरीज ने कामली जवाब दिया कि ट्रेनीज को कई वेपन्स चलाने में प्रोग्रेस करने में कठिनाई होगी, इसलिए उन्हें केवल एक ही लेने की अनुमति है। उन्होंने एक दीवार की सतह को छुआ और एक मैजिकल सील सक्रिय हो गई। सभी की आंखों के सामने एक हिडन डोर प्रकट हुआ। एरीज ने कहा कि यह एक प्रिविलेज है जो सेटन उत्कृष्ट ट्रेनीज को दे रहा है। चाहे वे बेस्ट या वर्स्ट ऑप्शन चुने, ये पूरी तरह से लक पर डिपेंड करता है। परीक्षा के विपरीत ऑर्डर और बाहर निकलने पर उनका निरीक्षण किया जाएगा, जिससे बोल्टन को पहला सिलेक्शन और एडेल को फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। एक्साइटेड बोल्टन ने अंदर जाने से पहले सभी की ओर हाथ हिलाया, क्योंकि लेडी रेने के पास पहले से ही एक अच्छा वेपन है। वह अंदर से एक आर्टिफैक्ट लेने की योजना बना रही है, और एडेल भी ऐसा ही करने की योजना बना रही है, क्योंकि वे उसी डायरेक्शन में सोच रहे हैं। अन्य हेयर्स भी इस पर विचार कर रहे होंगे। एडेल की बारी आने तक सभी अच्छे आर्टिफैक्ट्स खत्म हो चुकी होंगी। बोल्टन एक ब्लैक थॉर्न क्राउन पहने हुए आर्मरी से बाहर निकला, अपने सिलेक्शन से अत्यंत प्रसन्न। सबसे खराब स्थिति वही हो रही है जैसी कि उम्मीद थी। उसके जानने से पहले ही हर कोई आर्टिफैक्ट्स के साथ बाहर आ रहा है। एडेल की बारी आ गई थी। उसने रिने की कलाई पर ब्रेसलेट देखा और उसकी फीचर्स के बारे में पूछा। उसने बस उससे इस बात से आहत प्रतीत होने वाले बड़े आदमी ने ट्रेनी से कहा कि यदि उसके पास कुछ कहना हो तो वह बात करे। एक अजीब सी हंसी के साथ एडेल ने पूछा कि उन आइटम्स के साथ क्या मामला था जिनका डिस्क्रिप्शन नहीं था। एरीज ने संक्षेप में समझाया कि वे आर्टिफैक्ट्स और वेपन्स हैं जिनका उद्देश्य अस्पष्ट है और जिनके मालिक अननोन हैं। यदि कोई लकी है तो वह एक अद्भुत रेलिक प्राप्त कर सकता है। दूसरी ओर ये एक फाइनल वार्निंग के साथ लाइफ टाइम कर्स ला सकता है।
एरीज ने अंतिम ट्रैवलर को प्रवेश करने के लिए दबाव डाला। एडेल को बस यह पता लगाना होगा कि फाइनल जाना अच्छा है या बुरा। एक बार जब वह स्ट्रक्चर में प्रवेश कर गया तो ड्रामेटिक रूप से बदल गया। यह आश्चर्यजनक रूप से ब्राइट और क्लीन था। फिर भी उसे थोड़ा चिंतित महसूस हुआ। उसने एक लंबे कॉरिडोर के अंत में प्रकाश देखा और उसके पीछे चला गया। जब वह आर्मरी में पहुंचा तो उसे मैजिकल ग्लास के पीछे बंद वेपन्स और आर्टिफैक्ट्स के दृश्य से स्वागत किया गया। सभी प्रकार के डिमोनिक रेलिक्स बड़े कमरे में भरे हुए थे। अपने दाईं ओर मुड़ने पर उसे एक अनोखा दिखने वाला स्पीयर मिला और उसने इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा। इसे ट्विन पॉइंटेड स्पीयर्स के रूप में जाना जाता है, एक वेपन जिसका उपयोग एक अननेम्ड डीमन द्वारा स्नेक हंटिंग के लिए किया जाता है। वेंजफुल सर्पेंट सोल्स टिप पर निवास करती हैं और जब माना के साथ 2 सर्पेंट्स निकलते हैं, डिस्क्रिप्शन इस क्रैप को इम्पोर्टेंट बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ये पूरी तरह से एक ट्रैश वेपन है। इसके अलावा एडेल के पास पहले से ही उसके डैगर्स हैं। अगला स्टारलाइट क्रिस्टल था, जिसे एक बार एक स्किल्ड एस्ट्रोलॉजर द्वारा इस्तेमाल किया गया था। जब माना के साथ इंजेक्ट किया जाता है तो यूजर आसपास के एनवायरनमेंट को रोशन करने के लिए स्टार्स की लाइट उधार ले सकता है। ये प्रैक्टिकली एक ग्लोरियस टॉर्च है जो पास है, खासकर अब जब एडेल डार्क एलिमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। एक एम्प्टी मैजिक केस को देखकर उसने क्यूरियोसिटी से उस आइटम के डिस्क्रिप्शन को देखा। ये विक्टर का ग्रेट सर्कल है। ये यूजर को एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिकवरी और एंड्योरेंस प्रदान करता है, जो यूजर को मरने तक बांधे रखता है। ये चीज वही चीज होनी चाहिए जो बोल्टन अपने सिर पर पहन रहा था। एडेल को यह डिस्कवरी स्ट्रेंज लगी। उसे डेडली सिंस ने अधिकांश ब्रोकन आर्टिफैक्ट्स को ले लिया और इस जगह के अधिकांश आर्मर और वेपन्स बॉर्डरलाइन ट्रैश हैं। यही सोचते हुए कि उसके पास कोई अन्य सभ्य विकल्प नहीं है, एडेल ने अपना ध्यान एक कर्स्ड आर्टिफैक्ट की ओर मोड़ दिया। लेकिन फिर उसे एक यूनिक मेथड याद आई जिसका उपयोग केवल वह कर सकता था। उसने मैजिकल पेपर को बाहर निकाला। उसने गोल्ड के कुछ हिस्से को खर्च करने का अपना रिजॉल्व चुराया। बिना डिटेल्स के टूटी हुई सोर्ड में बदल गया। उसने पेज से इंफॉर्मेशन मांगी। उसे अपनी बचत निकालने से पहले रेलिक ग्रेड के ऊपर एक आर्टिफैक्ट या 100 गोल्ड कॉइन्स के साथ पेमेंट करने के लिए कहा गया। उसे एक और बात का एहसास हुआ। अपने उभरते विचार का टेस्ट करते हुए उसने एक डैमेज्ड स्क्रोल की ओर रुख किया और इस बार भी वही किया। उसे अधिक इंफॉर्मेशन के लिए कम से कम 50 गोल्ड कॉइन्स का पेमेंट करने के लिए कहा गया, क्योंकि स्क्रोल की कीमत से इंपॉर्टेंस का आकलन किया जाता है। ईगल्स टास्क ये मालिक के फॉर्चून को किसी और के मिसफॉर्चून से बदल देता है। दूसरे शब्दों में ये ट्रैश है। एडेल ने अननोन रिलिक्स की खोज जारी रखी। कुछ इंटेल की कीमत 100 है और कुछ 50 के दशक में है। उनमें से कोई भी पूरी तरह से टूटा नहीं है। केवल 2 और बचे हैं। अंत में उसे एक मिला जिसकी कीमत 300 गोल्ड कॉइन्स हैं, एक शोल्डर पॉल्ड्रन। पेज का एस्टिमेट है कि यह कम से कम एक लेजेंडरी आर्टिफैक्ट है। यह चीज हेयर्स द्वारा चुनी गई अन्य सभी आर्टिफैक्ट्स को मिट्टी में डाल देती है। जैसे ही वह ट्रिगर खींचने और पॉल्ड्रन को उठाने वाला था, उसका ध्यान बेवजह लास्ट डिटेललेस आइटम की ओर आकर्षित हुआ जिसे उसने अभी तक स्काउट नहीं किया था। उसने देखा कि कोई उसे देख रहा है, भले ही वह अकेला था। आर्टिफैक्ट एक सिंपल नेकलेस के रूप में है। कुछ उसे बताता है कि एडेल की तेज सेंसेस झुंझुनी कर रही हैं। अगर यह सैक्रिफाइस के लिए गॉड की मांग करती है तो यह कम से कम लेजेंडरी होनी चाहिए। जब उसने सोचा कि वह खराब हो गया है तो उसे इसके बजाय ब्लेसिंग मिला था। इस बारे में थोड़ा और सोचने पर उसने महसूस किया कि वह अभी जल्दबाजी कर रहा था। वह किसी छोटे गॉड से भी जुड़ा नहीं है। अभी तो डीमन गॉड्स की तो बात ही छोड़िए। उसने रहस्यमयी नेकलेस में अपना थोड़ा सा फेथ डालने का अटेम्प्ट करने का निर्णय लिया। कुछ सेकंड्स प्रतीक्षा करने के बाद उसे कंप्लीट साइलेंस का सामना करना पड़ा। ये फ्रस्ट्रेटिंग था। उसके सामने कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज थी और उसे नहीं पता था कि यह क्या करने में सक्षम है। उसने अपने दिमाग को परेशान करते हुए पेपर का उपयोग करके कुछ और ट्रिक्स आजमाई। उम्मीद थी कि वह अपने क्वेश्चंस को अलग ढंग से तैयार करके थोड़ी इन्फॉर्मेशन ठग लेगा। हालांकि वह जो भी पूछता है, जब तक वह नेकलेस से संबंधित है, उसे बदले में एक गॉड की ऑफरिंग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। वह अंत में फ्री इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए सहमत होने लगा है। वहां अचानक से कुछ आ गया था। उसे बस यह पता लगाने में टाइम लगाना होगा कि यह चीज वास्तव में क्या है। जब वह आर्मरी से बाहर निकला तो प्रशिक्षक एरीज ने उससे उसके अजीब सिलेक्शन के बारे में पूछा। उसने ट्रूथ से समझाया कि उसने बिना डिटेल्स के एक आइटम चुनी थी। जब उससे पूछा गया कि क्या उसके पास कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन है तो उसने ऑनेस्टली जवाब दिया कि उसके पास टेक्निकली नहीं है। बड़े आदमी ने स्वीकार किया कि वह थोड़ा सस्पिशियस हो सकता है, लेकिन उसे अपने कैडेट्स के वर्ड्स पर भरोसा करना होगा। उसने नए लीडिंग स्टूडेंट्स की ओर रुख किया और उन्हें एडवाइस दी कि वे अपने चुने हुए आर्टिफैक्ट्स का ध्यान रखें, क्योंकि वे उनकी लाइफ लाइन हो सकती हैं। एडेल ने कमरे को स्कैन किया और ऐसी फिगर्स देखीं जो जल्द ही डीमन वर्ल्ड का नेतृत्व करेंगी।
उन्हें फ्यूचर में निश्चित रूप से बहुत आर्मरी का हिडन डोर बिना किसी निशान के गायब हो गया। परीक्षाएं समाप्त हो गईं। महिला और गार्ड्स के लिए अपने हॉस्टल में वापस जाने का टाइम आ गया। इससे पहले कि वे जा सकें, किसी ने एडेल को एक और स्टेप बढ़ाने से रोक दिया। मुस्कुराता हुआ बोल्टन अपनी पिछली इम्पॉलिटनेस के लिए माफी मांगने के लिए उसके पास आया। उसने खुद को ठीक से पेश किया और अपने विवाद को सुलझाने के लिए अपना हैंड बढ़ाया। यह कहीं से भी नहीं आया, लेकिन एडेल ह्यूमिलिटी को ठुकराने वालों में से नहीं था। जब उसने बोल्टन का हैंड लिया तो उसने महसूस किया कि यह आदमी ह्यूमिलिटी से सबसे दूर था। उसने तुरंत एडेल के हैंड को डेथ ग्रिप में जकड़ लिया। उसके चेहरे पर एक मिस्चिवस स्माइल थी। एडेल ने अपने हाथ में तेज और क्रशिंग पेन महसूस किया। बोल्टन उस प्रकार का आदमी है जो वीक लोगों की परवाह नहीं करता। वह केवल स्ट्रांग लोगों में रुचि रखता है जो एनवी और जेलसी से प्रेरित हैं। उसने एक बार नॉवल के प्रोटैगनिस्ट को डेथ के कगार पर धकेल दिया था, लेकिन एक बार जब उसे एमसी की कैपेबिलिटी का एहसास हुआ तो कमीने ने उसे फ्यूचर में एक और ड्यूल के लिए छोड़ दिया, जैसे कि बोल्टन एक युद्ध के लिए तैयार हो। इसीलिए एडेल एक स्पॉइल्ड यंग मास्टर की विम को पूरा करने के मूड में नहीं है। इसके अलावा उस हैंडशेक से प्रतिक्रिया में उसकी हड्डियां लगभग कुचल गईं। बोल्टन ने एडेल की एबिलिटी को देखकर केवल एंटरटेनमेंट के साथ हंसी, जो केवल एक मैड फाइटर्स स्पिरिट को भड़काने के लिए काम आई। अब वह चीजों को और बढ़ाने से पहले डेथ से लड़ना चाहता है। लेडी रिने ने मैडमैन को अपनी बोन चिलिंग ऑरा छोड़ने से रोकने के लिए कदम बढ़ाया। उसने बोल्टन को चेतावनी दी कि यदि वह अपनी हरकतें जारी रखता है तो वह फ्रे में शामिल हो जाएगी। अंततः मैडमैन ने अपनी ऑरा पर कंट्रोल कर लिया, क्योंकि उसे लड़ाई पसंद है। एक साथ दो पावरफुल पीपल से मुकाबला करना थोड़ा ज्यादा होगा। वह स्कूल शुरू होने से पहले चोट लगने का रिस्क नहीं उठाना चाहता। इसके अलावा एक दूसरे का खून निकालने के बहुत सारे चांसेस होंगे। मैडमैन वास्तव में मैड है। वह कहता है कि वह घायल नहीं होना चाहता, लेकिन वह डेथ से लड़ने के लिए तैयार है। एडेल अभी होटल में था और सुबह तरोताजा महसूस करते हुए उठा। भाई, वह ह्यूमंस पर अपनी पूरी तरह से टोन्ड बॉडी को लापरवाही से दिखा रहा है। वह बेहतर महसूस करता है और वह दिन प्रतिदिन स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। उत्साहित होकर उसने वह वर्दी निकाली जिसे सेटन ने स्टैंडर्ड ब्लैक पैंट्स और पैच्ड ब्लैक ब्लेजर कॉम्बो पहनने के बाद आजमाने के लिए भेजा था। वह यह देखकर आश्चर्यचकित था कि यह कितना कंफर्टेबल महसूस हुआ। उन्हें पूरे 3 सालों तक वर्दी के अलावा कुछ भी पहनने की अनुमति नहीं है, लेकिन कम से कम वर्दी स्वयं प्रैक्टिकल है। लेडी रिने और उसके कमरे को देखना चाहता था। वह जल्दी से उसके कमरे की ओर गया और आज का पार्ट यहीं खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट कल शाम 7 बजे आएगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलना।